बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल में खुशामदीद। आज हम बकिया हिस्सा जो सीरियल नंबर 8 तक हमने कल कर लिया था, उससे आगे सीरियल नंबर 9 जो सेक्शन 4 का पार्ट है, उससे शुरू करेंगे सेल टैक्स एक्ट में। इसके बाद हम एफ को स्टडी करेंगे। आज ये दोनों कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अब भी बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करते हैं। इसके लिए मैं दावत देता हूँ मुनव्वर सईद साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं दरख्वास्त करता हूँ सदर पाकिस्तान टैक्स कम्युनिटी एसोसिएशन जनाब मोहम्मद मनशा सगीरा साहब को कि वो आएँ और फिनांस एक्ट को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे जारी करें। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable member of Pakistan Tax Channel and general audience, Assalamu alaikum. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है। हम फाइनेंस एक्ट 2026 जिसमें हमने सेल टैक्स एक्ट 1990 शुरू किया था, उसमें अमेंडमेंट थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2026। तो हम फेसलेस सेंटर, फेसलेस असेसमेंट ऑर्डर और फेसलेस जुरिडिक्शन है। फेसलेस जुरिडिक्शन से पहले हम फेसलेस जो नेशनल फेसलेस सेंटर जो है एनएफसी जो है, पहले उसको पढ़ लेते हैं कि उसकी कौन सी अथॉरिटी है, क्या उसमें पैरामीटर क्या है, क्या कौन कौन सी अथॉरिटी है, उनकी हायरार्की क्या है, क्या जुरिडिक्शन है। उसके बाद फिर सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले नेशनल जो फेसलेस जो सेंटर है वो है, उसके बाद फेसलेस जुरिडिक्शन है, फिर फेसलेस असेसमेंट और ऑडिट एंड असेसमेंट है। तो पहले हमको वो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। वो 32C है। तो 30 नेशनल फेसलेस सेंटर उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसकी जुरिडिक्शन फेसलेस जुरिडिक्शन देख लेंगे। तो फर्स्ट ये आफ्टर सेक्शन 32 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली नेशनल फेसलेस सेंटर। जिस तरह आपका I&I वाला डायरेक्टरेट है या ऑडिट वाले डायरेक्टरेट है या दूसरे डायरेक्टरेट है, ऑलमोस्ट उसी तरह ये भी सेंटर, उसी तरह ये एक डायरेक्टरेट टाइप है। और उसी तरह इसको हम देखेंगे, इसकी जो इसकी क्या है, इसमें कंपोजिशन क्या है, कौन सी अथॉरिटी है और उनके नाम क्या होंगे। जिस तरह इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन में है तो इधर क्या होंगे। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट टू द कंट्री कंटेन एनी प्रोविजन ऑफ दैट। ये वही नॉन अब्स्टेंट क्लॉज है, ओवरराइड करती है जो दूसरे सेक्शन 30 है या 30A B C जो भी जिसमें डायरेक्टरेट है उन सबको ओवरराइड करती है। और एक्ट में जहाँ कहीं है द बोर्ड में पावर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दैट इन द फेसलेस मैनर। जो फेसलेस की जुरिडिक्शन है या फेसलेस की असेसमेंट है या ऑडिट है या कोई और चीज है, उसके लिए उसके मोड मैनर की बात की जा रही है कि ये सेंटर जो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है या एस्टेब्लिश किया है। द बोर्ड को पावर बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दैट इन फेसलेस मैनर
एस्टेब्लिश ए नेशनल फेसलेस सेंटर। तो पावर किसको, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये एनएफसी की जो है वो बोर्ड को पावर दी है कि बोर्ड इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और कोड का एंड स्पेसिफाइड जुडिक्शन पावर एंड फंक्शन, पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशन करेगा कि ये बोर्ड होगा, फिर उसके बाद फंक्शन उसके क्या होंगे, या उसकी पावर पावर क्या होगी, जुडिक्शन क्या होगी, और उसके फंक्शन क्या होंगे, ये सारे बोर्ड ने स्पेसिफाई करना है थ्रू रूल्स या जो भी नोटिफिकेशन। आगे उसके बाद है कंपोजिशन, बोर्ड के क्या किस किस चीज पे होगा। द सेंटर क्योंकि ये इसको एनएफसी है, तो जहां कहीं भी हम वर्ड यूज होगा तो वहां सेंटर का वर्ड यूज होगा। जैसे दूसरों में डायरेक्टरेट होता है, इसमें इसको सेंटर से रिप्रेजेंट करेंगे। द सेंटर शैल कंप्राइज ऑफ डीजी, डायरेक्टर जनरल, जो टॉप जैसे इंटेलिजेंस में डीजी होता है, इस तरह इसमें होगा। तो उसमें आगे डायरेक्टर भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी, इसमें सिर्फ डीजी होगा, बाकी ऑफिसर होंगे। डायरेक्टर जनरल एज मेनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अलॉन्ग विद सपोर्ट स्टाफ एज बोर्ड मे डीम फिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो डीजी होगा, साथ इनलैंड रेवेन्यू होंगे, या सपोर्टिंग स्टाफ होगा। ये इसकी कंपोजिशन होगी उस डायरेक्टरेट की, जो ये बनेगा, जिसको सेंटर हम कह लेते हैं, एनएफसी जो है, नेशनल फेसलेस सेंटर। तो उसकी कंपोजिशन ये होगी। बोर्ड में डिजाइन algorithm for the assignment any function or jurisdiction under this and to any of the authority mentioned in subsection। ये सबसेक्शन में डीजी और जो है उनके जो असाइनमेंट करनी है, वो अलजेब्रिकली जो है ना, उसको कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही उसको असाइन की जा सकती है, कर देगा बोर्ड। बोर्ड की ड्यूटी है कि वो बोर्ड करेगा। द सेंटर शेल कंप्राइज एज मेनी विंग एंड यूनिट एज मे बी प्रेस्क्राइब। फर्दर इसके डिफरेंट यूनिट विंग होंगे, वो लाहौर पाकिस्तान जहाँ कहीं भी रख रहे होंगे, तो वो होंगे, वो भी बोर्ड ने स्पेसिफाई कर रहे हैं थ्रू द रूल, वो कर देगा। द फंक्शन ऑफ ऑर्डर असेसमेंट क्वालिटी कंट्रोल इन द स्पेसिफिक केस फॉर ए स्पेसिफिक टैक्स शैल बी परफॉर्म बाय सेपरेट ऑफिसर। जैसे पहले इसमें है हमारी सेल टैक्स अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी ऑर्डर करती है, वही असेसमेंट करती है, यहाँ ऐसे नहीं होगा। जो कि ऑडिट वाले लोग और होंगे, असेसमेंट वाले और होंगे, सेपरेट वो उसको करेंगे। असेसमेंट ऑर्डर और क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक टैक्स पीरियड के लिए सेपरेट करेंगे इसको। ऑल कम्युनिकेशन अमंग द यूनिट विद द रजिस्टर्ड पर्सन or an authorized representative of the registered person or with any other person with respect to information, document or evidence as the may be detailed evidence shall be through electronic means। सोर्स क्या होगा, किस तरह कम्युनिकेशन होगी फेसलेस में, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन जो है, ईमेल हो गई या मैसेज हो गया, या और जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक है डिजिटल के जो मीन मेथड है, उसके मुताबिक ये होगी। क्लियर। तो ये सेंटर है। उसके बाद फिर राजन 32 का 32 जुरिडिक्शन, एक और 32 डबल डी बी, नहीं ऊपर ही वही, इसके बाद जुरिडिक्शन में आ जाए फेसलेस जुरिडिक्शन। अब वहां हमने उसकी कंपोजिशन देख ली है कि जो एनएफसी है वो क्या होगा, कौन कैसे कंस्टिट्यूट होगा, कैसे फंक्शन करेगा, क्या क्या होंगे, यूनिट होंगे, ये वो, और ऑफिसर होंगे, डीजी होगा, उसके नीचे सारे होंगे, और ऑर्डर असेसमेंट की इंडिपेंडेंट सेपरेट करेंगे। तो आप फेसलेस जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन बोर्ड उन ऑफिसर को कैसे एलोकेट करेगा या स्पेसिफाई करेगा, वो फेसलेस जुरिडिक्शन यहाँ है। उन्हीं ऑफिसर को जो करनी है, या वो कैसे फंक्शन करेंगे, कोई काम करना होगा, तो जुरिडिक्शन पावर जो है कैसे दी जाएगी। Notwithstanding anything contained in the Act, the inland officer appointed in the National Faceless Center shall perform all or such functions and exercise all or such power under this Act as may be assigned to them in respect of such person, classes of person for such tax period of the person through algorithm developed by the board। तो ये जुरिडिक्शन जो पावर जुरिडिक्शन जो है, या किन पर्सन के लिए या क्लासेस ऑफ पर्सन पे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, या किस पीरियड के लिए करनी है। या वो क्लासेस ऑफ इनकम वाला नहीं आया पर्सन या क्लासेस इनका, तो उन्होंने वो वही वैसे यूज हुआ ना, यहाँ पर्सन है, क्लासेस ऑफ पर्सन है, या टैक्स पीरियड है कि कौन से टैक्स पीरियड का, क्योंकि डिफरेंट टैक्स पीरियड है, तो कौन से टैक्स पीरियड की इनको दी जाएगी, तो उसी टैक्स पीरियड की जो इनको दी जाएंगी, और किन पर्सन की और क्लासेस ऑफ पर्सन की दी जाएंगी, तो वो थ्रू एल्गोरिथम सिस्टम से जो डेवलप करेगा बोर्ड, उससे उसको एलोकेट की जाएगी, उसको असाइन की जाएंगी, या कन्फर्म की जाएंगी ऑन द फेसलेस जो अथॉरिटीज हैं उन पे। उसके बाद जुरिडिक्शन सो असाइन में भी एक्सक्लूसिव ऑफ कंकरेंट, या एक्सक्लूसिव हो सकती है कि
दूसरी अथॉरिटी ने करना ही नहीं, इन्होंने करना है, या दोनों एट ए टाइम पैरेलल, ये भी हो सकता है कि वो भी करते हो ये भी करते हो। तो यूजुअली पैरेलल के लिए पहले भी इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी में पैरेलल जुडिक्शन थी, तो वो कोर्ट में वो अभी तक चैलेंज है कि एट ए टाइम पैरेलल अगर करनी है, कंकरेंट होनी है, तो उसके लिए फिर रूल फ्रेम करें कि एक ने स्टार्ट कर दी है जुडिक्शन या असेसमेंट, तो दूसरा ना फिर करे एट द सेम। तो जब एलोकेट होगी तो कंकरेंट को दोनों एट ए टाइम बुक्स निकाल कर सकते, वो कहे मुझे भी दो, कहे मुझे भी, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसके लिए रूल फ्रेम करें कि इस टैक्स पीरियड की इन लोगों की अगर उसने करनी है वो रेस्ट्रेंड होगा, फिर दूसरा नहीं करेगा, तो उसके लिए फिर वो रूल छूट या जो भी। The board may transfer jurisdiction in respect of person or classes of person for a specific tax period for which the jurisdiction has already been assigned under this section from the National Fairness Center to the officer in revenue having jurisdiction under section 30 of this on the recommendation of chief commissioner or on accord। अब बोर्ड को ये भी पावर दी गई है, अगर फेसलेस जुडिक्शन का नोटिफिकेशन हो गया है किसी पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन का या टैक्स पीरियड का, तो बाद में बोर्ड उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, वो फिर वापस उन्हीं सेल टैक्स अथॉरिटी जो सेक्शन 30 में अपॉइंटेड है उनको वापस दे सकता है, या चीफ कमिश्नर जो है जो सेक्शन 30 में रिकमेंडेड है उसको वो अगर कहे तो फिर भी वो अपने आप ही कर सकता है, और चीफ ऑन द रिकमेंडेशन या चीफ कमिश्नर की रिकमेंडेशन में भी ट्रांसफर करता है। चीफ अपॉइंटेड, ये चीफ रेफरेंस वो चीफ नहीं है, ये वाले चीफ क्वेश्चन है जो फेसलेस में अपॉइंटेड होंगे। तो चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड इन द शेप, वहां डीजी था लेकिन आगे वो चीफ कमिश्नर उसी तरह वो होंगे, ठीक है। उन्होंने ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कहा था, तो सेक्शन 30 में ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ने सारे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर सारे ही होते हैं, इसलिए वो सारे ही उसी तरह ही अपॉइंट किए जाएंगे और उसी तरह नाम होगा। चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड इन द फेसलेस सेंटर may request the board to direct the officer of inland to have a jurisdiction under section or any other authority under the act as may be deemed fit to conduct physical verification। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो कहा है जी वो करेंगे, तो ये इसमें है वो वाले है ना, कि अगर जो फिजिकल इंस्पेक्शन वाली चीजें करवानी है वो फिर उनको चीफ कमिश्नर जो है जो अपॉइंटेड अंडर नेशनल है, तो ये जो दूसरी सेल टैक्स अथॉरिटी है उनको डायरेक्ट कर सकता है कि डीम फिट to conduct physical verification including nature and size of business, asset, investment, expenditure, and any other information or verification required by the chief for the conduct of any proceeding assigned to the National Fairness Center। तो वहाँ उनको करना है, तो चीफ कमिश्नर जो है फेसलेस वाला वो दूसरी अथॉरिटी को कहेगा कि ये वाली चीजें फिजिकल इंस्पेक्शन है या ओथ वाली है या अपॉर्चुनिटी है, वो तो फिर अकॉर्डिंगली उनको डायरेक्शन दीजिएगा कि वो चीजें वो करके वापस इनको फेसलेस वाले को दे, provided that the board may exercise power of allocation of verification through algorithm based system। तो algorithm based system से भी किया जाए, बोर्ड जो है कर सकता है। Notwithstanding any law for the time being enforce the identity of authority exercising jurisdiction in the National Fairness Center shall be kept confidential from the registered person and the authorized representative of the registered person or any other unauthorized person। तो उसकी आइडेंटिटी और वाइस शायद वो कॉन्फिडेंशियल, कल भी हमने यही पढ़ा। अगर नोटिस कम्युनिकेशन का तरीकेकार क्या होगा, नो नोटिस ऑर्डर अदर कमीशन बाय द 30 पॉइंट अंडर नेशनल शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। तो ये प्रोटेक्शन दी गई है कि जो उन्होंने नोटिस या कम्युनिकेशन जो भी ऑर्डर शार्डर दिए हैं या नोटिस दिए हैं उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। आर सेटिस्फाइड बेयरली ऑन द ग्राउंड दैट सच अथॉरिटी डू नॉट हैव जुरिडिक्शन ओवर द टैक्सपेयर अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट or lack a notified delegation of power under section 32 of the act, or because of the fact that identity of the has not been kept confidential from the taxpayer as per section 5। तो तीन चीजें इसमें डिफाइन की गई है, इसमें जो कही गई है, तो पहला तो नोटिस ऑर्डर को कोई चैलेंज नहीं होंगे इस बेसिस पे कि सच अथॉरिटी की जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 30 में उनके पास जुरिडिक्शन नहीं है, या वो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नहीं है 30 में, उनके पास जो 30 में जुरिडिक्शनल ऑर्डर इशू होता है कि उसमें इनको नहीं एलोकेट किया है, इस बेसिस पे जैसे पहले चैलेंज हुए ये इस बेसिस पे चैलेंज नहीं हो सकेगा जो भी नोटिस होगा ओवर द टैक्स। और लैक ऑफ नोटिफाइड डेलीगेशन, 32 में डेलीगेशन का नोटिफाई होता है, बोर्ड नोटिफाई करता है कि उसकी अथॉरिटी उसको ट्रांसफर करता है, तो उसका नोटिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, इस बेसिस पे भी चैलेंज नहीं होगा कि इनको डेलीगेट पावर सब डेलीगेट नहीं की गई फेसलेस को। और तीसरा आप आइडेंटिटी के उसकी आइडेंटिटी या वॉइस हमें पता नहीं है कौन कर रहा है, तो इस बेसिस पे भी चैलेंज नहीं होगा फ्रॉम द टैक्सपेयर। यहाँ भी टैक्सपेयर का वर्ड इस वर्ड होना चाहिए। आफ्टर सेक्शन 30 DDA, तो यहाँ तक ये सारा अब
उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब तीन चीजें हमने देखी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फेसलेस सेंटर, उसकी कंपोजिशन, उसकी पावर, ये वो, उसमें कौन कौन से लोग होंगे। उसके बाद फिर उनकी जुरिडिक्शन का क्या होगा, ये पैरामीटर हमने यहाँ देख लिए। फिर पहले हमने एक सेक्शन में, जो सेक्शन 11 था, उसमें हमने फेसलेस ऑडिट एंड एडजुडिकेशन जो है असेसमेंट वो देख ली थी। 25 के अंदर भी ऑडिट का पैरामीटर देख लिया। तो ये एरिया खत्म हो गया। अब ये एक और डायरेक्टरेट है, जैसे ये वाला डायरेक्टर फेसलेस वाला, इसको सेंटर का नाम दिया गया है। तो पहले भी और बहुत से डायरेक्टरेट है, एक और फील्ड कंप्लायंस डायरेक्टरेट और कंस्टिट्यूट किया गया। इनको भी कंप्लायंस जो उसको चेक करने के लिए या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हो रही है नहीं हो रही है, वो ये वाला है, डायरेक्टर जनरल फील्ड कंप्लायंस इन लैंड लेवल। The Directorate General Field Compliance shall consist of DG, as many director, additional director, deputy director, assistant director, and such officer as board may by notification in the official gazette appoint। तो ये वाली चीजें उसमें नहीं ली गई। डीजी उसका होगा नीचे, लेकिन उसके चीफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, फेसलेस इनलैंड रेवेन्यू, जैसे चीफ कमिश्नर, डीसी, एसी, वो वाले होंगे। ऊपर डीजी ही होगा सेंटर में। और इस डायरेक्टरेट में और अदरवाइज अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, वहां सबसे ऊपर उनका बोर्ड होता है, बोर्ड के नीचे फिर चीफ कमिश्नर है, डीसी, एसी, वो वाले। और जितने डायरेक्टरेट है, इनमें ऊपर डीजी है, डीजी के बाद नीचे डायरेक्टर है, सारे डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, जैसे इसके अंदर है, ये है ना, फादर पर्पज, किधर गया डीजी है, डीजी के नीचे जनरल डायरेक्टर है, फिर बेंच डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, अदर ऑफिसर है। डायरेक्टरेट में ये कंपोजिशन, उसमें मिक्स है, ऊपर डीजी है, नीचे सारा चीफ कमिश्नर डीसी है, इस तरह है जो सेंटर है हमारा नेशनल फेसलेस सेंटर। बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई द फंक्शन एंड जुरिडिक्शन ऑफ डायरेक्टरेट जनरल एंड इट्स ऑफिसर। उसके ऑफिसर की जुरिडिक्शन जो है वो फंक्शन और जुरिडिक्शन जो है बोर्ड स्पेसिफाई कर देगा क्या होगा। और कन्फर्म है पावर अथॉरिटी स्पेसिफाई इन द सेक्शन 30 upon the डायरेक्टरेट जनरल एंड इट्स ऑफिसर। जो 30 सेक्शन में सेल टैक्स अथॉरिटी अपॉइंटेड है, और उनकी लॉ के अंदर जो उनकी पावर है, वो पावर जो है वो दे सकता है बोर्ड जो है इनके डीजी को या उसके ऑफिसर। नेक्स्ट चलें। दैट्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये है पीनल प्रोविजन। तो पीनल प्रोविजन 33 जो है डील करता है। तो पीनल प्रोविजन जो है यूजुअली स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होते हैं, जैसे हमारा चार्जिंग सेक्शन होते हैं, ऐसे ये भी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होते हैं। इनकी अगर इसमें कोई डाउट हो, इम्बिगुइटी हो, इनकंसिस्टेंसी हो, इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि ये पीनल प्रोविजन जो है जनरली डेटरेंट पर्पज के लिए होते हैं। और फिर इसमें देखा जाता है कि वर्डिंग इसकी क्या है, वो कंडीशन जो है सर्कमवेंटेड जिस कंडीशन है वो फुलफिल करना भी जरूरी है, स्ट्रिक्टली कंसीडर करें। अगर उनमें डाउट हो, एम्बिगुइटी हो, तो फेवरेबल टू द टैक्स पेयर जो है वो प्रोविजन अडॉप्ट किए। फिर देखा जाता है कि उसकी लैंग्वेज से वो डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है या किस तरह की, उसमें भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि प्रोपोर्शनलिटी एक प्रिंसिपल होता है, उसकी ऑफेंस की नेचर, मैग्नीट्यूड क्या है, कितना होना चाहिए, रीजनेबिलिटी, वो बेसिस भी होता है। तो यूजुअली जो है स्ट्रिक्टली जैसे चार्जिंग सेक्शन होते हैं उसी तरह इंटरप्रेट होना है। और डिस्क्रिशनरी पावर है या मैंडेटरी जो है उसमें जरूरी करना है, तो उसके मुताबिक फिर वो कंस्ट्रूड शेल बी लायबल, शेल लायबल, तो शेल लायबल भी, ये डिफरेंट वर्ड है, ये मैंडेटरी डायरेक्टरी है। तो उनको सामने रखते हुए और इसकी वर्डिंग शेल्डर को देखते हुए इसको कंस्ट्रूड करते हैं। और इसमें और भी है, मिंजरी या एक्ट्रेसी या डेलिबरेट है, आपकी ऑफेंस जो आपने कमिट किया है वो आपने डेलिबरेटली किया है, या रीजनेबल कार है कोई, तो रीजनेबल कार है, आपने डेलिबरेटली विलफुली नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, ड्यू टू इनएडवर्टेंट या अदरवाइज जो मिस्टेक की वजह से हुआ है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है कि क्या है। तो डेलिबरेटली या विलफुली इसको मिंजरिया एक्टरिया कहते हैं। मिंजरिया होते हैं गिल्टी इंटेंशन, और एक्टरिया होते हैं कि एक्ट ऑफ ओमिशन किया है या एक्ट ऑफ कमिट की है। तो ये चीजें एक्टरिया, मिंजरिया, वो कंडीशन सारी जो है उसकी वर्डिंग उसकी क्या है, वो आप जो भी वर्डिंग यूज हो, एआई से भी हर एक की अपना उसका नेचर, उसकी पर्पज, उसका स्कोप, उसका पैरामीटर सारा पूछ सकते हैं और ले सकते हैं कि वो फुलफिल है कि नहीं। अब बेसिकली जो अमेंडमेंट हुई है, सबसे पहले ये सेक्शन खोल ले 33 सारा डील करता है
विद रिगार्ड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो इसमें नंबर 1 पे एक सीरियल आएंगी, नंबर 2 पे ऑफेंस आएंगे, नंबर 3 पे पेनल्टी आएगी, नंबर 4 पे किस सेक्शन की वायलेशन आई है वो आएगी। तो इसलिए जब भी आपको कोई नोटिस आए तो सारी चीजों को आप देख लें कि ऑफेंस जो है, क्या आपने जो ऑफेंस की कंडीशन है वो फुलफिल करता है, वो फुलफिल होती है तो आपने कमिट किया है। फिर डेलिबरेटली है, विलफुली है और किस तरह है, उसकी लैंग्वेज ऑफेंस की क्या है, वो उसमें आप सिक्योरली फॉल करते हैं कि नहीं, या अगर सिक्योरली फॉल करते भी है नहीं है डाउटफुल, तो फिर आपको पड़े। फिर दूसरा पेनल्टी का क्वांटम है जो इसमें लगाया हुआ है, कौन सा वाला लगना है, कम लगना है, ऑफेंस की मैग्नीट्यूड क्या है, ऑफेंस का क्वांटम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी भी देखी जा सकती है कि जो ऑफेंस है उसके मुताबिक वो सही है कि गलत है। तीसरा वो सेक्शन जो है, क्या उसकी वाकई वायलेशन की है या उसने जस्ट आर्बिट्रली मैकेनिकल कह दिया कि आपने की है, और कैसे की है ये आपने देखना है उसको, जो भी आपको नोटिस है। उसके लिए फिर प्रोसीजर होता है कि शो काज नोटिस आपको दिया है कि नहीं सेक्शन 11E का या फिर में उसका, उसके बाद फिर जहां कहीं जो कंडीशन है, शो काज में अपॉर्चुनिटी दी है, ड्यू प्रोसेस दी है, फिर लगाई है, प्रोपोर्शनेट है, फिर उसमें और भी बहुत से अजम्पशन प्रिजम्पशन पे तो नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्शन में आपने उसके बाद आपके पास डिफेंस है सारे, तो आप उसके मुताबिक उसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले में अमेंडमेंट है, इसमें सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, 50,000, इस ये 50,000 कर दिया। अब 10 की बजाय वहां आप 50 पढ़ा जाएगा। तो अब क्या ऑफेंस, इसमें ऑफेंस क्या है, वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न विद इन टाइम। तो रिटर्न का जो भी सेक्शन है आपका, सेक्शन 26 है, रीड विद रूल 18 है, जो आपने 15 तक 18 तक पैसे जमा कराने होते हैं, यूजली 15 तक हमें जमा करानी होती है ड्यू डेट तक। अगर आप सेल टैक्स रिटर्न मंथली वो नहीं जमा कराते विद इन दैट टाइम, तो आपको फिर पेनल्टी कितनी लगेगी, आपको पहले 10,000 थी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई के अंदर आपको 50,000 इसकी लगेगी। दूसरा, प्रोवाइडेड इन केस पर्सन फाइल द रिटर्न विद इन 10 डे ऑफ द ड्यू डेट। 15 को अगर ड्यू हो रही थी या 18 को, जो भी वो लाभ है, उस डेट से आप 10 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं, तो 10 डे में ड्यू डेट से, तो ही शैल बी पेनल्टी ऑफ 200 रुपी फॉर ईच डेट फॉल्ट। पहले 200 था, तो अब कितना हो गया, 200,000 था, टू पहले 100 की या 1000 है, 200 रुपये थे, अब 2000 रुपये हो गए। 200 से कितने टाइम बढ़ गई, मतलब मेरे ख्याल को 20 टाइम जो है ना आपकी पेनल्टी बढ़ा दी है। वो कितनी थी, वो 10 को 55 टाइम, 5 टाइम पेनल्टी जो है। इस वक्त पेनल्टी जो है यूजुअली ये डेटरेंट होती है, लेकिन ज्यादा फोकस दिया गया है कि ज्यादा डेटरेंट किया जाए, लोग डरे और ज्यादा से ज्यादा फाइल करें, इसलिए उन्होंने बाद डिस्क्रिप्शन जो होती वो नीड नॉट के हर वक्त उसको अपोज ही किया जाए, वो डेटरेंट के लिए वो ठीक होती है। अनलेस अंटिल वो स्टैचू की मर्जी हो, आर्बिट्री ना हो, नेसेसरी हो, तो मिजरी या एक्ट्रेसरी भी हो, ना हो, कंडीशन भी सारी जो है फुलफिल करता हो, उसमें लगती हो पैरामीटर, तो फिर वो लगानी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट अमेंडमेंट, दूसरे एंगेज टू सीरियल नंबर नेक्स्ट 5,000 रुपी और 3%, तो उसको 5,000 को 25,000 कर दिए और 3 को 5% कर दिए। दो अमेंडमेंट की हैं, तो देख लेते हैं। फेस 2 में क्या, एनी पर्सन हु फेल टू इशू इनवाइस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर, इनवाइस अगर इशू नहीं करते, आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और आप इनवाइस नहीं इशू करते, तो पहले आपकी पेनल्टी थी 5,000 रुपी या 3% ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। दोनों में से अब 5,000 को कर दिया है 50,000, कितना कर दिया, 5,000 रुपी, 3 इसका 25, 5 को 25 कर दिया, और 3 था ये है, 3 को 5 कर दिया, 3 को 5 और 5 को 25। हाँ, ये वाला विद रिगार्ड टू नॉन इशूइंग ऑफ इनवॉइस, इफ यू आर रिक्वायर्ड, यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई बट नॉट इशूइंग इनवॉइस, तो सिचुएशन में आपको पहले वाला 5,000 और 3% था, अब उसको 25,000 करके साथ 5% कर दिया, विच एवर इज हायर, दोनों में जो हायर होगा वो आपको पेनल्टी पे करना होगा। सीरियल नंबर 3, इसमें 10 को 50 कर दिया और 5 को 10 कर दिया, ठीक है। ये 3 क्या है, एनी पर्सन हु अनऑथराइज्ड इशू इनवॉइस इन विच एन अमाउंट ऑफ टैक्स इज फंसिड, तो अनऑथराइज्ड जिसमें पर्सन ही नहीं ऐसे इशू किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में अनऑथराइज्ड पर्सन
who unauthorized issue an invoice in which amount of tax is specified, such person shall pay penalty of 10,000 rupees or 5% of the amount of tax involved whichever higher. ये कितना हुआ है? 5 10 को 50 कर दिया गया और 5 को 10 कर दिया, ठीक है, 5 को डबल और उसको नेक्स्ट क्या 5 the expression 10,000 rupees or 5% of the amount whichever higher, the expression 50,000 5 10 की जगह 50,000 और 5% को 5 ही रखा है, ठीक है, 5% उसी तरह है और वो 10 को 50 कर दिया गया, किसमें 5 में 5 है who fail to deposit the amount due any part thereof and in the time or manner laid down in the act or rule or order thereunder. The such person shall pay penalty of 10,000 or 5% of the amount of tax. अब कितना टैक्स कीजिएगा, क्या कर दिया 50 का 5 उसी तरह रखा है, क्या किया चलो 50,000 और 5% उसी तरह रखा, ठीक है, और 50 बढ़ा दिया जो उसी होगी। इन द फर्स्ट वीडियो फॉर द वर्ड 100 द वर्ड 1000, उसका जो प्रोविजो है ये प्रोविजो 10 को क्या किया पहला प्रोविजन इन द फर्स्ट प्रोविजन 5 का प्रोविजन देखो 5 के नीचे में प्रोविजन है ना है 10 को क्या किया 100 है ना 500 होगा ना पहले, अब 1000 कर दिया ना, 5 उसी तरह है 100 की जगह 1000 500 था पहले ना, ये 500 भी था ना पर डे 5,100 को 1000 में कन्वर्ट कर दिया, पर डे पेनल्टी जो है ना 100 को 1000 में कर दिया, 500 की बजाय 5000 कर दिया। आगे तक 7 10 को इस बार 50 कर दिया गया कॉलम 2 में, किधर 10 7 था ये a person who is required to apply for registration and has failed to make the application for registration before making tax, registration नहीं करता application नहीं देता तो ये 10,000 और 5% of the tax involved, तो इसको कितना कर दिया, इसको 50,000 कर दिया, 5 उसी तरह 5 उसी तरह है उसको 5 को 50 कर दिया। आगे 8 में वर्ड 10 की जगह 50 कर दिया। Any person who failed payment required under the act or rule where the surplus shall be penalty of 10,000 rupees और 5% उसी तरह है और 10% 10,000 को क्या किया 50,000 कर दिया। चलो नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सीरियल नंबर 25 पहले भी थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट उन्होंने कर दी क्योंकि नए और आपके इंटीग्रेशन के नए रूल सेक्शन ऐड किए, उसकी जगह पहले वाली को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके नहीं दिए। Any person who is required to integrate his business for monitoring, tracking, reporting, or recording of sale, production, or similar business transactions with the board or its computerized system, fail to get himself registered under the act, or if registered, fail to integrate the same in the manner as required under the law within stipulated period of time as notified by the board. तो इसका टाइम फ्रेम कब से शुरू होगा वो बोर्ड नोटिफाई करेगा और ये ऑफेंस होगा अगर उसने लाइबल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेट नहीं करता या अदरवाइज जो बैनर प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग के जो प्रेस्क्राइब रूल रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करता, तो इसमें पेनल्टी क्या होगी, पर्सन शैल बी लाइबल टू पे पेनल्टी अप टू 1 मिलियन रुपीज पहले भी, और इफ द कंटिन्यू पहले 5 लाख अब 1 मिलियन उसकी ओरिजिनल है, किधर है बेटा पुराना पढ़ लें 25 का वो उसी तरह इधर वाला सच पेनल्टी अप टू 1 मिलियन रुपीज उसी तरह एंड इफ कंटिन्यू टू कमिट द सेम आफ्टर पीरियड 2 मंथ आफ्टर, वहां आप 1 मंथ में रहा जाती है आफ्टर पोजीशन ट्रांसपोर्ट हिज business premises shall be liable to be sealed by the officer in the manner as may be prescribed। तो बाकी इधर वाला ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम नहीं होगा ना 25 का तक himself if the register failed to integrate the required as manner, टाइम फ्रेम का नहीं था इसमें, अब टाइम फ्रेम जो है बोर्ड स्पेसिफाई करेगा तो उससे स्टार्ट होगा, टाइम फ्रेम पहले रूल में था यहाँ नहीं था, अब उन्होंने यहाँ भी ला दिया एक्ट में तो है नहीं तो टाइम फ्रेम बोर्ड को पावर नहीं, ठीक है, इसमें एंड में टाइम फ्रेम की विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, ये एक इसमें अमेंडमेंट आई है।
उसमें such penalty shall be penalty of 1 million rupees if the continue commit offence after 1 month or 2 months. For composition of first penalty he shall be penalty, second penalty up to 5 million. पहले 1 मिलियन हो लगेगी, फिर दूसरी फिर आपको 5 मिलियन लगेगी, फिर आगे सीलिंग वाला प्रोसेस होगा. नॉट विद एनी हिज बिजनेस प्रेमिसेस शैल बी लायबल. उनके वो उसके अलावा भी डायरेक्ट भी सील कर सकते हैं. हिज बिजनेस प्रेमिसेस शैल बी लायबल टू बी सील का मतलब डायरेक्टली नेचर होता है, जरूरी नहीं होता कि मैंडेटरी हो. तो सील विद और विदाउट द पोजीशन ऑफ पेनल्टी, या विद भी कर सकता है, विद बाय एन ऑफिसर पेनल्टी इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब. इसके भी रूल रेगुलेशन प्रेस्क्राइब किए जाएंगे. वो डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्टली होगा. आगे इसका आगे बस वो खत्म हो गए, और तो नहीं था उसका. अच्छा ठीक. और बाकी जो सेक्शन वायलेशन जो उसके अंदर पहले लिखी हुई है वो उसी तरह ही, वो देखें 25 का देखें 40C, और वो वाले को 40C ए सेक्शन इसी तरह का. ठीक है. 40C में तो सारा वो आपका हम पढ़ेंगे आगे जाके, स्टैंप है, बार कोड है, वो चीजें अगर आपने प्रोडक्ट में लिखी वो वाली. चलो आगे चलेंगे. 28 एक 28 के बाद एक 29 ऐड की है. रिलेटेड टू शैल बी एडेड नेमली आफ्टर सीरियल नंबर एंड न्यू सीरियल सेक्शन वेयर एनी. ये सारी जो है ना, जो फेक फ्लाइंग इनवाइस या इनडिविजिबल मिसमैचिंग जो कंप्यूटर से नहीं होती, वो वाली सारी 3-4 डाली. नंबर 1, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन इशू ए टैक्स इनवाइस फॉर ए ट्रांजैक्शन व्हिच simulated or fictitious or for which no actual supply of goods or services has been taken place as established after notice and adjudication. अब इसमें कंडीशन क्या है? नोटिस भी देना है, एडजुडिकेट भी देना है. हो क्या, इनवाइस इशू की हो और वो फिक्टिशियस हो या सिमुलेटेड हो, एक्चुअल उसकी सप्लाई जो है गुड्स की या सर्विसेज की वो टेक प्लेस ना है. ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये पेनल्टी फिर लगेगी. Such person shall pay penalty equal to the face value of the cumulative advice. जितनी उसकी फेस वैल्यू है वो जिसने वो की है वो देगा. ठीक है. दूसरा, the board shall after issuance of show cause notice and opportunity of being heard place the name of a registered number of such person on the publicly accessible cumulative device ensure register maintained on the board computerized system. तो अब एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और रजिस्टर में जितने भी फेक फ्लाइंग वाले हैं एडवाइस इशू करते हैं उसका नाम उसमें आ जाएगा. जब नाम आ जाएगा तो फिर एक तो वो जो जिसने इशू की है, जो सप्लायर है जिसने इशू की, एक उससे उतने पैसे दिए जाएंगे. ठीक है. बाकी आगे वो देखेंगे तो जिसने आगे क्लेम करना है वो भी रजिस्टर करेगा. अच्छा, वो बोर्ड से इशू ये उसका प्रोसीजर ये होगा कि वो इक्वल जितनी उसकी वैल्यू है उससे पैसे जमा कराएगा. दूसरे के खिलाफ जो है एडजुडिकेशन हो गया, उसका नाम भी लिखा जाएगा एडजुडिकेशन उसके खिलाफ. अच्छा, एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का इज अ काउंटर पार्टी. जिसको सप्लाई की उसने जो क्लेम किया है इनपुट वो उसके मतलब है. ऑन द बेसिस एडवाइस बाय द पर्सन ऑन द सिमुलेटेड एडवाइस इशू रजिस्टर शैल बी रिवर्स ऑटोमेटिकली. अब कंप्यूटर के अंदर ही वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी. आपने इनपुट क्लेम किया, आपने परचेज किए तो रिवर्स हो जाएगा इनपुट सारा आपका जो आप जहां से क्लेम करते हैं. एंड ट्रीटेड एज इनपुट विद द फैक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग. जिस डेट को उसका नाम आएगा उस डेट से ऑनवर्ड जो उसका जितना भी आया है वो फिर रस हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जितना आपने क्लेम किया वैसा डिमांड आपकी हो जाएगी. लिस्टिंग ऑन द लिस्ट शैल बी रिमूव्ड अपॉन फुल पेमेंट ऑफ पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज एंड अपॉन द सर्टिफिकेट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ कंप्लायंस. तो लिस्टिंग में से अगर आपने निकलवाना है अपना नाम फेक लैंग्वेज से, आप पेनल्टी भी देंगे, अमाउंट भी देंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बोर्ड उसमें लगा देंगे. अगेन नेक्स्ट 30 ये वेयर बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम आइडेंटिफाई, ये मिसमैचिंग की वहां फेक लैंग्वेज की, ये पेनल्टी मिसमैचिंग की अगर है तो उस चीज में. वेयर द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम आइडेंटिफाई दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड कैन नॉट बी बैक टू करस्पॉन्डिंग आउटपुट टैक्स ऑफ द डिक्लेयर बाय द सप्लायर. सप्लायर ने जो आउटपुट है उससे आपका इनपुट मैच नहीं करता. वहां इनवाइस में और है आउटपुट, आपका इनपुट वही वाली इनवाइस में और आप क्लेम कर रहे हैं. मिसमैच है फॉर द सेम और द अप्रॉक्सीमेट पीरियड एंड सच मिसमैच इज कंफर्म्ड आफ्टर इशूइंग शो कार्ड नोटिस एंड प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ एडजुडिकेशन नहीं है
शो का ऑर्डर दिया, अपॉर्चुनिटी दिया और मिसमैच हो गया। उधर उसने सप्लायर ने कहा है कि इतना है आउटपुट, आपने क्लेम उससे ज्यादा कर दिया है, मिसमैच है, तो फिर वो आपने आप शो का नोटिस उसके बाद सब लोग गया तो ये ऑफेंस समझा जाएगा अंडर सेक्शन 7 और 8 है। सच पर्सन पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द अनमैच्ड इनपुट अमाउंट, जितनी अनमैच होगी एक्सेस जितनी है 2000 5000, उसका जो उसकी पेनल्टी जो है वो 20% उसका पेनल्टी उसको लगेगी। इन एडिशन टू रिवर्सल, जितना इनडिविजिबल जितना आपने क्लेम किया इनपुट उसको आप रिवर्स भी करेंगे और रिवर्स करके उसकी जितनी अमाउंट है इनपुट की उसका 20% आप पेनल्टी भी लगेगी। और डिविजिबल क्रेडिटर डिफॉल्ट चार्ज भी आपने देना होगा, ठीक है, रिवर्स भी करेंगे, डिफॉल्ट चार्ज भी देना होगा। नेक्स्ट ये आगे डिक्लेयर बाय द सप्लायर फॉर द सेम एट एक्सपीरियंस एंड सच मिसमैचेस कंफर्म्ड आफ्टर शो का नाम ने पढ़ लिया। उसके बाद 31 वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेस ऑफ इनवॉइस बाय पर्सन हु इज subsequently placed on the single invoice registered number इतना, and such a registered person failed to reverse the indivisible input tax within 60 days of the listing of the invoice, issue invoice on the register। ये है कि वो अगर लिस्टिंग के बाद सब्सिक्वेंटली और अगर आपने क्लेम की उसने इशू की है वो ओरिजिनल थी, ये वाली है कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट क्लेम किया है वही इनवाइस पे इशू की है, वो जो कि उस आपकी लिस्ट में डाला गया है। तो उस सिचुएशन में वो इशू अंडर सेक्शन 20 पीछे उस 29 का रेफरेंस दिया जो क्लास पीछे वाली थी। तो एंड सच रजिस्टर फेल टू रिवर्स द इनपुट, जैसे उसमें कहा था कि आपने इनपुट रिवर्स करना है, अगर आप रिवर्स नहीं करते विद इन 60 डेज आप जिस दिन उसका नाम लिस्टिंग में आया तो इशू तो फिर ये ऑफेंस कमिट होगा, तो इस ऑफेंस की ये पेनल्टी है। सच पर्सन शैल पे पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ द अनरिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एडिशन टू रिवर्सल ऑफ, वो रिवर्सल भी किया जाएगा, एडवांस चार्ज भी होगा, 20% आप पे पेनल्टी दी जाएगी। पहले तो ऑटो पे उन्हें कह दिया था, तो ऑटो पे नहीं हुआ, फिर भी नहीं किया सब्सिक्वेंट लिस्टिंग के बाद भी, तो इतने तो फिर आपको ये वो भी रिवर्स भी करना है, पेनल्टी डिफॉल्ट से चार्ज और 20% उस अमाउंट की पेनल्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट 40C में सब्सिट्यूट चेंज हुए, ये पहले भी उसके सब्सिट्यूट शैल बी सब्सिट्यूट इन प्लेस अर्लियर फ्रॉम सच डेट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द नोट। तो बोर्ड पहले डेट को प्रेस्क्राइब करेगा, उस डेट से ये इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी। नो टैक्सेबल गुड शैल बी रिमूव्ड और सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और एनी अदर पर्सन अनलेस सच गुड्स आर अफेक्ट्ड विद द, ये इंपॉर्टेंट है आगे जो चीजें लगी, टैक्स स्टैम्प लगेगा, बैंड होल लगेगा, बैंड होल स्टिकर होगा या लेबल होगा, एज मेंशन थ्रू द प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम होंगे उसी में से वो जब आपकी चीजें निकलेंगी तो साथ ही वो होल या स्टिकर या होल लगा होगा। वीडियो एनालिटिक or any other prescribed monitoring mechanism in any such form, style and manner as may be prescribed by the board in this behalf। तो पहली बार तो बोर्ड जो है प्रेस्क्राइब करेगा किस तरह करना है, टाइम भी वही बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि कब से ये एप्लीकेबल होगा। तो स्टैंप जितने भी हैं ये लगाने होंगे प्रोटेक्शन सिस्टम में। तो आगे कौन इशू करेगा, ये स्टैंप कहाँ से मिलेगी, ये अगले वाले में। सच टैक्स स्टैंप, बैंड होल, स्टिकर, लेबल, बार कोड, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा शैल बी acquired by the registered person refer to in subsection from the licensee appointed by the board। इसके लाइसेंसी होंगे उससे ये लेके वो उन चीजों में हर चीज पे नहीं, जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कौन सी प्रोडक्ट है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट उनके लिए। आफ्टर मिशन अभी द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी एडेड, 5 के बाद जो ऑलरेडी बिटेड है उसके बाद ये है। Any taxable goods in respect of which monitoring, tracking, identification has been prescribed under this act or rule made thereunder which are manufactured, produced, removed, transport, supply or otherwise dealt with or without affixing the prescribed tax stamp, band hole, sticker, label, barcode or without complying with the prescribed monitoring system shall be liable to seize and confiscation in the prescribed manner along with convenience use for movement, carry and transport of। तो जो चीजें आप बनाएंगे जो भी प्रेस्क्राइब है, अगर आप मॉनिटरिंग वाले सिस्टम नहीं करते या उसमें वो जिसमें बार कोड या होल है वो लाइसेंसी वाले लेके लगाते नहीं है, तो उस सिचुएशन में या मॉनिटरिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, वो चीजें आपकी सीज होंगी, लायबल टू सीज होंगी और कन्फिस्केशन होगी।
ये तीन वर्ड यूजुअली यूज होते हैं, एक डिटेन्ड होता है, एक सीज होता है, और एक आपका कन्फिस्केशन। तीनों के स्टेप है। डिटेन ऐसे जैसे गाड़ी जाते जाते रोक ली, तो सीज होता है जब पोजेशन ले लिया जाए और लिटिगेशन चल पड़े। कन्फिस्केशन रहता है जब ओनरशिप भी आपके पास आ जाए, जब वो ऑर्डर पास हो जाए कि भी आपकी प्रोडक्ट है, वो स्टेट के इन द ओनरशिप ऑफ स्टेट चली जाए, तो स्टेट फिर उसको आगे ऑक्शन करके बेचती है। कन्फिस्केशन जो है वो आपने से दूसरा उसकी कन्फिस्केट करके उसकी उसकी ओनरशिप भी ले ली है, पोजेशन दोनों आ गए। सीज में जैसा आपके पास पोजेशन है, ओनरशिप अभी नहीं है, अभी ओनरशिप उसकी डिस्प्यूट में। डिटेन जस्ट आपने रोकी है, जैसे डिटेंशन किसी बच्चे को दे देते हैं साहब, बस वो वाली थी डिटेंशन और आपकी सीज और कन्फिस्केशन। तो यहाँ वो कन्विंस भी साथ ही यूज है, वो भी उसको साथ ही मूवमेंट करेगी, वो प्रोडक्ट भी उसी तरह सीज होंगी। लाइबल यहाँ जस्ट ओब्लिगेशन की है, कोई लाइबिलिटी सीज और बेनिफिशियल होगी, हुई नहीं, अभी लाइबल होंगी। लाइबल आप सीज भी कर सकते हैं और सीज और कन्फिस्केट कर सकते हैं, और साथ जो आपने लाइबल जो आपकी कैरिज है या कन्विंस है, जो कैरी कर रही है, कैरियर है जो, वो भी लाइबल टू सीज और कन्फिस्केशन होगा। अब आगे फिर इसके बाद आफ्टर सेक्शन 40 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। पहले ये कॉन्फिस्केशन और डिस्पोजल कॉन्फिस्केटेड गुड की ऑप्शन का प्रोविजन नहीं होता था, तो अब ऑलमोस्ट सारों में डाल दिया गया। तो यहाँ भी वो सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड बाई ऑप्शन, अब वो कॉन्फिस्केट हो गई है, पहले डिटेन हुई, फिर सीज हुई, फिर कॉन्फिस्केट होगी, कोर्ट शोर्ट से सारे फैसले खत्म और सारे पंगेस आ गए। अब वो कन्फिस्केटेड स्टेट की प्रॉपर्टी बन गई, तो स्टेट की प्रॉपर्टी जब बन गई है तब स्टेट उसको ऑक्शन करेगी। ऑक्शन के लिए ऑक्शन पब्लिक ऑक्शन करेगी, तो उसमें ऑक्शन के रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो सारे होंगे। फिर उसके बाद जब उसके पैसे आ जाएंगे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि कैसे उसकी सीक्वेंस क्या होगा, कैसे पैसे देंगे, वो इसमें सारा है। Where any goods liable to under any provision of the act have been confiscated, पहले लाइबल हो, उसके बाद कॉन्फिस्केट कर रही है, ठीक है। These goods without prejudice to other action specifying against the goods such shall be sold by public। और ऑक्शन पेनल्टी शनल्टी लगानी है, ढाल सरचार्ज लगाना है या और कोई चीजें, वो लगा होंगी विदाउट दो प्रेजुडिस होता है, उसकी ऑक्शन जो है, डिस्पोजल जो है, वो इस तरह। The goods may be sold under subsection 1 through electronic means as prescribed by the board। इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल या और जो सोशल मीडिया है उस पर एडवर्टाइज करके, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन है हो सकते हैं, उसके जरिए बोर्ड वो स्पेसिफाई कर देगा कौन से, उसके जरिए भी बेची जा सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 and 2 of this बोर्ड shall be bound by the public procurement regulatory authority रूल 2004। दो ये प्रोक्योरमेंट जो है, ये रूल्स जो है, ये तमाम गवर्नमेंट ऑफिस की जो भी पब्लिकेशन होती है उसके रूल एडवर्टाइज करना, ये वो डिफरेंट बिड कॉल करना, उसको एनालिसिस करना, उसको क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करना, उसके बाद उसको वो ऑक्शन के जो प्रोसीजर हैं जो इसमें दिए गए हैं, वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स में, वो इस ऑक्शन के लिए वो सारे फॉलो किए गए। द सेल प्रोसीजर शैल बी अप्लाइड, ये एप्लीकेशन अब हो गई है, और उसके बाद पैसे आ गए, तो उसको हाउ टू अप्लाई, कैसे उसको पेमेंट कैसे की जाएगी, in respect in their respective order, namely first to pay the expenses of sale, जो पब्लिक ऑक्शन की है उस पर जो एक्सपेंस आए हैं, टोटल प्रोसीड जो आई है, पहले उसमें से वो दिए जाएंगे। फिर देन टू पे द सेल टैक्स अदर टैक्स एंड ड्यूटी इंक्लूडिंग पेनल्टी सरचार्ज पेएबल टू द फेडरल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। फिर फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी शूटी टैक्सेस है वो सारे देंगे। एंड द बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्फिस्केटेड और एक्सक्लूडिंग दोज लायबल फॉर outright confiscation, जो straight away आप confiscate हैं, other than those, if any shall be paid to the owner of goods, जो owner of goods का है उसको फिर दिए जाएंगे, provided he apply for it within the 6 months of the sale of goods। अगर वो अप्लाई करता है 6 माह के अंदर अंदर, तो बैलेंस जो होगा फिर उसमें इंटाइटल होगा, उसको भी दिया। फेलिंग विच बैलेंस अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, अगर वो 6 माह में अप्लाई नहीं करता तो उस चीज में गवर्नमेंट ट्रेजरी में चली जाएगी, फिर गवर्नमेंट के पास मिल जाएगी। Provided that in case where goods declaration has been filed, the share of importer in the sale procedure shall not exceed declared value of the goods। अगर उसने कोई जीडी रेट डिक्लेयर किया हुआ इतना, तो वहां जो उससे उसको जो टोटल वैल्यू में जो एक्सेस है वो उसको उस एक्सटेंट तक दिया जाएगा
बिफोर पहले एक्सपेंस वगैरह वो सारे सीक्वेंस करेंगे, वो बैलेंस टू दैट एक्सटेंट होगा, उससे अबाव अगर पैसे आएंगे तो वो नहीं दिया। आफ्टर सेक्शन 45B द फॉलोइंग न्यू सेक्शन, ये अपील का है। अब अपील जो फेसलेस अपील है, पहले हमने वो नेशनल फेसलेस सेंटर है, फिर नेशनल फेसलेस आपकी जुडिक्शन है, फिर नेशनल फेसलेस की ऑडिट और असेसमेंट है, फिर अब वहाँ जो ऑर्डर होगा वो अथॉरिटी करेगी, उसकी अब अपील है। 45 जैसे बी अपील वाला, वहाँ वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो सेल टैक्स अथॉरिटी जो है उनके जो ऑर्डर है उनके लिए है, तो इसका रहना है सिस्टम होगा। Notwithstanding anything contained in any appeal filed under Section 40B of this Act may be processed through the National Facial Center as may be present। तो बोर्ड कह सकता है कि जो वो पीले हैं उनमें से कौन सी फेसलेस में जाएगी, तो बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है इन लोगों की या ये पर्सन की या टैक्स की पीले जो उसमें नहीं जाएंगे 45B में, वो 45C में फेसलेस प्रोसेस में जाएंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45B ऑफ शैल अप्लाई फेसलेस अपील रिकॉर्डिंग, प्रोविजन जो फेसलेस वाला जो अदर देन फेस वाला है 45B उसी तरह ही अप्लाई होगा, तो फेसलेस पे भी उसी तरह अप्लाई होगा। तो आफ्टर सेक्शन 40I फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी सेटल्ड नेमली, तो ये अल्गोरिथम सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है, जो कि किसी के अगर फेसलेस में या दूसरे में कोई अमाउंट उसके खिलाफ हो गई है, या कंप्यूटराइज सिस्टम में से वो देखते हैं कि इतनी अमाउंट दे दो, वो ऑफर की जाएगी टैक्स पेयर को पहले, कि वो ऑफर में से ऑफर दी जाएगी, वो एक्सेप्ट कर ले, फिर दे दे, फिर प्रोसीडिंग शीडिंग जो फेसलेस की दूसरी होगी वो सारी खत्म होगी। उसका ये प्रोसीजर, ये इलेक्ट्रॉनिक या अलजेब्रिकली एक सिस्टम मेथड होगा, बोर्ड उसको स्पेसिफाई करेगा और उसके मुताबिक इसको हम पढ़ते हैं, उसके मुताबिक होगा। नहीं 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 होगी ना इसमें, इसमें अपील होगी तो फिर दूसरे वाला होगा ना, ये फिर नहीं, फिर ई हियरिंग उधर बताया था, तो ई हियरिंग होगी। अगर कोई फिजिकल वाला काम है तो वो फिर उन अथॉरिटी से कराया जाएगा, वो आगे हमने अभी देखा नहीं था कि अगर कोई फिजिकल इंस्पेक्शन है, ऐसा है कोई और चीज, अगर कमिश्नर अपील कहता है, फेसलेस कमिश्नर अपील जो है वो कहता है ये तो मैंने देखना है कि फिजिकली एग्जिस्ट करती भी नहीं व्यक्ति, वो खुद नहीं करेगा, वो फिर वो उन अथॉरिटी को जो नॉन फिजिकल है उनको करेगा, तो वो फिर करवा के दे देंगे। वो सेंटर में वो चीफ कमिश्नर भेजेगा ना आगे, जो फेसलेस का चीफ कमिश्नर है वो बोर्ड या चीफ कमिश्नर वो भेजेगा उधर, उनसे करवा के फिर उसको दे देगा उसकी रिपोर्ट। तो ये मैकेनिज्म है, जैसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थी, ये उसकी है, ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली ये मैकेनिज्म जो कंप्यूटर से देख दो कि कितनी लाइबिलिटी है, एआई से पूछ के वो सेटलमेंट करके उनको ऑफर दी जाएगी, ये आप दे, इसके बाद ये दे ले, आपका ये चीज खत्म हो जाएगी। उसका सारा प्रोसीजर है, वो एक्सेप्ट करता है, नहीं करता, जमा कराता है तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो किस तरह से चलेगा, तो उसके लिए सेटलमेंट सिस्टम है। ये भी ओवरराइडिंग नॉन ऑफ द बोर्ड में establish digitally operated algorithm settlement mechanism, hereafter to mechanism for the settlement tax proceeding at any stage before any order under section 11D or 11E। ई और उससे पहले जो है, उस ऑर्डर आने से पहले पहले उन्होंने शो कॉज नोटिस स्टेज पे, ऑर्डर स्टेज पे या उससे पहले स्टेज पे वो देख के इसका मैकेनिज्म जो बोर्ड सेटल करेगा, तो उसकी जितनी भी कोई डिमांड शिमांड या एस्टीमेट प्रोजेक्टेड वो बनाते हैं, उसकी सेटलमेंट इस मैकेनिज्म से की जा सकती है। इन केस और ऑर्डर से पहले, ऑर्डर हो गया तो फिर अपील सिस्टम में जाएगा, वो करना नहीं, फिर नहीं, उससे पहले पहले ये सेटलमेंट जो है ये वाला मैकेनिज्म ये ऑपरेट करेगा। In case the mechanism calculate and present to the registered person a settlement offer as per criteria provided under section 3, the registered person may avail the offer as provided in subsection 4। जो उसको ऑफर करेगा इतनी अमाउंट है, उसका क्राइटेरिया आगे दिया हुआ है 3 में, तो वो फिर आगे वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, वो 4 में उसका प्रोसीजर दिया। 3 में किस तरह किस बेसिस पे होगी कैलकुलेशन, किस बेसिस पे होगी जो ऑफर करनी है सेटलमेंट मैकेनिज्म। The system generated settlement hours shall be calculated on the basis including but not limited to। तो इसलिए ऐसे जस्ट ऑफर आर्बिट्री या मैकेनिकल नहीं होगी, ये क्राइटेरिया या पैरामीटर या इंग्रेडिएंट जो है 3 के ये फॉलो किए जाएंगे, इसके मुताबिक उसकी डिटर्मिनेशन की जाएगी, तो वो फिर वो करके फिर ऑफर वो उसको 2 में की जाएगी। तो द सिस्टम जनरेटेड सिस्टम शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस बट नॉट लिमिटेड टू
at the stage of proceeding at which settlement is offered. तो स्टेज देखा जाएगा किस बेस पे की जा रही है, द रजिस्टर्ड पर्सन कंप्लायंस हिस्ट्री देखी जाएगी, मेंटेन बाय द एफबीआर डेटा, ये कंप्लायंट है नॉन कंप्लायंट है, इसका क्या स्टेटस है उसको सामने रखा जाएगा। फिर नेचर एंड करेक्टर ऑफ डिस्क्रिपेंसी, जो नेचर है करेक्टर हाई लेवल की है, लोअर लेवल की, किस फॉल्ट डेलिबरेट है, विलफुल है, फ्रॉडुलेंट है, किस तरह का, उसकी डिस्क्रिपेंसी की नेचर और वैलिडिटी और करेक्टर देखा जाएगा कि डेलिबरेट है, फ्रॉडुलेंट है या मिस्टेक है, एडवर्ट है, क्या किस तरह है, उस बेसिस पे हाई लोअर लेवल दी जा सकती है। एनी अदर बेसिस बोर्ड पे कंसीडर, या और भी कोई बेसिस हो सकते हैं, उसका स्टेटस हो सकता है, उसकी कैपेसिटी हो सकती है, उसका बिजनेस होती है, वॉल्यूम, साइज और भी चीजें बहुत सी देखी जा सकती हैं। और पास हिस्ट्री ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये वो, या फ्रॉड, नेचर ऑफ इंडस्ट्री उसकी क्या स्टील है या कोई एक्सपोर्टर है या किस तरह की है, उन सारी चीजों को सामने रखते हुए उसको फिर ऑफर दी जाएगी। ऑफर फिर वो, और ये बेसिस होगी उसकी, या और कोई बेसिस जो बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा और रेलिवेंट करेगा तो कर सकता है। Registered person who opt to avail this mechanism shall within 10 days of the date of settlement offer to accept the settlement offer on the IRS and deposit the settlement offer। तो 10 दिनों के अंदर उसको, जिस दिन उसको ऑफर आई 10 दिन के अंदर उसने एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, और 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करनी, IRS में पेमेंट कर दी तो वो फिर उसका मैकेनिज्म आगे फिर दिया हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि वो पीरियड सारा ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा द इशू कन्फ्रंटेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इफ एनी थ्रू नोटिस और ऑर्डर रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल स्टैंड बिटेड इफ द रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट द सेटलमेंट अमाउंट एज प्रोवाइडेड। तो जो इशू कन्फ्रंट किए ऑर्डर रिपोर्ट में या अदर मैकेनिज्म के जरिए, तो वो इशू स्टैंड सेटल हो जाएंगे उस अमाउंट पे करने के बाद। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स consequent upon acceptance of under section 1 of this section shall not preclude proceeding in respect of any other issue or discrepancy not covered by the settlement offer, nor shall it affect proceeding for any other tax। तो इसमें 3 चीजें हुई। तो फर्स्ट तो ये है कि जो अगर आपने पेमेंट कर दी है, जो इशू कन्फ्रंट है तो टू दैट एक्सटेंड वो होगी, और जो इशू उसमें कन्फ्रंट नहीं किए गए या ऑर्डर रिपोर्ट में या अदरवाइज कवर नहीं है, जिसकी ऑफर नहीं देगी, उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। या कोई डिस्क्रिपेंसी जो आप कन्फ्रंट नहीं की वो भी इसमें कवर नहीं होगी, या इसमें ये सेटलमेंट दूसरे किसी टैक्स पीरियड को भी अफेक्ट नहीं करेगी। इसमें सेटलमेंट देगी तो उतनी डिमांड उधर भी इतनी, उसका कंसिक्वेंट अमाउंट जो है इतनी हम देते हैं, वो वाली नहीं होगी, उसके लिए अलग आपको। तो ये इसका मैकेनिज्म के 6 जो सब सेक्शंस हैं ये इसके मुताबिक ये होगा। तो उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जिस तरह ये सेटलमेंट वाला मैकेनिज्म है, तो इंडिपेंडेंट केस सिक्योरिटी कमेटी, तो ये बेसिकली जो भी फाइल करनी है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसको, तो या रिव्यू या अपील, तो उसके लिए अब पहले की तरह नहीं है। अब वहां से पहले ये कमेटी जो है, ये कमेटी में जजेस है, एडवोकेट्स हैं या डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर है, इसमें उसकी कंपोजिशन दी गई। वो कमेटी होंगी, डिफरेंट कमेटियां होंगी। पहले हर केस जिसकी रेफरेंस वो करना है वहां जाएगा, वो एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद फिर अप्रूवल होगी तो फिर वो और अपील की रिकॉर्डिंग फाइल होगी। और जो पीरियड होगा, आज सपोज ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, तो आज से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है और अगर उसमें टाइम 2 माह 3 माह लग जाते हैं, 4 माह लग जाते हैं अप्रूवल से, कमेटी की अप्रूवल से, तो वो उसमें टाइम बार नहीं होगी, बल्कि वो टाइम जो अप्रूवल स्टार्ट से लेके जब जिस दिन वो ड्यू हुई थी, मतलब रनिंग स्टार्ट हुआ था पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो उससे लेके जब तक डेट ऑफ अप्रूवल तक दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड। जैसे पीरियड नहीं एक्सक्लूड होता लिमिटेशन के अलावा, लिमिटेशन के तहत, या हमारा भी 226 है इनकम टैक्स का, तो वहां वो पीरियड उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा और फिर उसकी काउंटिंग होगी कि कितना विदिन लिमिटेशन है या आफ्टर द लिमिटेशन। तो अब हम इसको, ये मैंने जस्ट ब्रीफ रहा था, अब हम जस्ट डिटेल देख रहे हैं। हाँ 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 जी, हर एक यहाँ अनलेस अनटिल इसमें स्पेसिफाई हो के बोर्ड स्पेसिफाई करेगा ये वाले इनमें लेना है या इनमें नहीं लेना। बोर्ड ने अगर देना है कि इन लोगों का देना है, ये वाले टैक्स
पर्सन है, क्लासेस ऑफ पर्सन है, बड़े हैं छोटे हैं, वो डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, वो आप देख लेते हैं इसमें सारे से पढ़ते हैं एवरी हर एक के लिए जो स्पेसिफाई बोर्ड ने फिर स्पेसिफाई करने होंगे कि ये वाले हैं या किसी और अथॉरिटी को दिए। अब ये भी देख लेते हैं क्या है। A reference under section 47 before the High Court or an appeal or review before the Federal Constitutional Court or Supreme Court of Pakistan as may be shall only अब यहाँ से देख रहे हैं shall only be filed by the Commissioner of Vigilance after the same has been approved by the Independent Case Scrutiny Committee as constituted by the board। अब क्या हुआ, हर एक जाना है? नहीं नहीं, कमेटी कंस्टिट्यूट करनी है, जाना कमिश्नर जो इनलैंड रेवेन्यू है ओनली तभी फाइल करेगा अगर वो अप्रूवल होगी तो कमेटी से। तो कमेटी है, हाँ डिपार्टमेंट की बात, हमारी बात नहीं है, हम तो जो मर्जी डिपार्टमेंट का कोई हर एक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, वो ओनली का वर्ड है कि ओनली जब वो कमिश्नर अपील जो है वो उसको अप्रूव करवा लेगा कमेटी से, और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी वो बोर्ड करेगा, फिर वो बोर्ड कमेटी होगी कॉन्स्टिट्यूट, उसको फिर भेजेगा कमिश्नर, वो अप्रूव करेगी तो फिर फाइल करेगा। हाँ जो भी, हाँ जी, हर एक बंदा तो नहीं, या एक बंदे को दे दें, जैसे लीगल वाले बाद लीगल वाले अपीलें फाइल करते हैं, वो फिर वो लीगल हो जाएगा। जिसको जुडिक्शन बोर्ड अदरवाइज देता है वो वाला रेलेवेंट कमिश्नर होगा। अगर वो नहीं है तो रेलेवेंट जो हर जून का कमिश्नर है वो पहले उसको इंडिपेंडेंट कंपनी और कमेटी जो है इंडिपेंडेंट केस कमेटी है उसको फॉरवर्ड करेगा, उससे अप्रूवल कराएगा, फिर भेजेगा। ठीक है, ओनली फाइल्ड बाय द कमिश्नर ने फाइल करनी है आफ्टर द सेम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कमेटी एज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड। हाँ वो हो सकती है दादा, ओनली बी फाइल्ड बाय द कमिश्नर आफ्टर। बेसिकली कंडीशन ये है कि अप्रूवल लेने के बाद कमेटी अप्रूव करेगी फिर फाइल करनी है, कमिश्नर करेगा। अब कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर लॉ में जो लिखा हुआ है, तो उसके बाद वो पहले भी है कि वो पहले दिया था कि चीफ कमिश्नर से पिछले दिनों एक अमेंडमेंट आई थी चीफ कमिश्नर अप्रूवल ले, तो अब चीफ कमिश्नर भी छोड़ दिया है। अब अप्रूवल कहाँ से लेनी है, जो भी रेफरेंस या कोई रिव्यू अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में फाइल करना है, वो कमिश्नर या रेलेवेंट अथॉरिटी जो है पहले वो उसकी अप्रूवल लेगी फ्रॉम द कमेटी, इंडिपेंडेंट कमेटी व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड। हाँ सबसे आप अप्रूवल मैंडेटरी होगी ना, डायरेक्टली आप नहीं फाइल कर सकते। अब कमिश्नर जितने भी अपील है, डिपार्टमेंट अपील जो है, अपील हो गया, रेफरेंस हो गया, रिव्यू हो गया, वो डायरेक्टली जैसे पहले फाइल करते थे ऐसे नहीं कर सकते, पहले कमेटी में जाएगा, कमेटी अप्रूव करेगी, और कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन तो हो जानी, अभी कमेटी बन जानी। नहीं डिले नहीं है, पहले आर्बिट्रली ऐसे ही दे देते थे, उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्वमेंट ऐसे भेज देते, और कोर्ट पे बहुत लोड था, तो बहुत से केसेस में कोर्ट ने कहा भाई जो फ्रिवलेस लिटिगेशन को प्रमोट करते हैं आप, ऐसे हर एक कोई फाइल कर देते भाई, आपने पहले जो एडजुडिकेशन असेसमेंट की गलत हुई है उन्होंने खत्म कर दी, तो अननेसेसरली आप फाइल करते हैं, कोर्ट का भी टाइम रेवेन्यू है, उनका यही टाइम कोई अच्छे टैक्स पेयर पे लगा ले, अब 200 रुपए आप सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए, अपील फाइल कर दें। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस तरह फ्लेवरेज जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट भी है, टैक्स पेयर के भी है, कोर्ट के भी है, तो यही टाइम आप सही जगह पे लगाए जहाँ से रेवेन्यू आना है, बजाय आप फ्लेवरेज जो जिसमें साइज वॉल्यूम जो है, अमाउंट एंड वाल जो है उससे ज्यादा काट लग जाती है। इतने लोग डिपार्टमेंट अकेले हायर करता है, उसको फीस देता है, उसको देता है हो उसमें 2000 रुपए, इलॉजिकल है ना, इसलिए उन्होंने कहा, और फिर जाके आगे टेस्ट ऑफ अपील वो स्टैंड भी नहीं करती, हाई कोर्ट में खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं ऐसी चीज लाए ही ना, क्योंकि कमेटी की भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे की है, उसमें जज पहले एग्जामिन कर लेंगे कि आगे जानी चाहिए कि नहीं, अगर वो कहते हैं नहीं जानी चाहिए, इसमें सब्सटेंस है ही नहीं, तो टाइम क्यों जाया करना, फिर हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, FBR का भी, टैक्स पेयर का भी, तो इसलिए ये इसका लॉजिक है कि हाँ जी कोई टाइम रिसोर्सेज एनर्जी टैक्स पेयर के भी, स्टेट के भी, FBR की और कोर्ट को टाइम जाया ना किया जाए,
पहले पहले उसको इधर से फिल्टर करवाएगा। कमेटी के पास एंडलेस टाइम है, कमेटी के पास एंडलेस टाइम वो बोर्ड उसका बनाएगा, उसके रूल रेगुलेशन जो है ना, बोर्ड ने कंस्टिट्यूट करना है। अभी तो ये बाद में जो है वो ये चीज होगी, जो सारी चीजें जितना भी हमने पढ़ा ना फैसला, सारी बोर्ड ने कंस्टिट्यूट करनी है। वो एज प्रेस्क्राइब है, वो सारी बोर्ड पे, यहाँ कुछ भी नहीं है। फेसलेस जुडिक्शन है, फेसलेस आपकी असेसमेंट है और ऑडिट है और सेंटर है, वो भी बोर्ड ने कंस्टिट्यूट करना है। स्टेशन सारी बोर्ड को दिया है, बोर्ड को दिए तो बोर्ड अब इम्प्लीमेंट करेगा ना। तो किसी, या तो इसके अंदर ही सब कुछ होता, तो इसके अंदर तो हो नहीं सकता। पहले भी जो 30 पॉइंट होती हैं, वो 30 सेक्शन 30 में तो कौन पॉइंट करता है? बोर्ड ही करता है ना। तो अपॉइंट करके जुडिशियल पावर फंक्शन कौन देता है? बोर्ड ही देता है ना। स्टैच्यू में तो नहीं है। डेलीगेशन कौन करता है? वो बोर्ड ही करता है। बोर्ड नहीं करना है, जैसे दूसरी डायरेक्टरेट जितने भी हैं, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, उसका भी थ्रू एसआरओ बोर्ड ही करता है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी, उसके फंक्शन, ड्यूटी, पावर जितनी एलोकेट करनी है कौन सी, वो भी वही करता है। पावर है जो स्टैच्यू में है, देनी किसको है, वो बोर्ड का काम है। ठीक है ना। लॉ में पावर्स है कि ये असेसमेंट की पावर है, ये ऑडिट की पावर है, ये अपील है, ये फला है, लॉ में है। देनी किसको है, वो जुडिक्शन जो है वो स्टैच्यू नहीं करता। नाम स्पेसिफाई करना, एरिया करना, क्लासेस ऑफ पर्सन करना, वो बोर्ड को पावर देगी। और थ्रू ऑर्डर नोटिफिकेशन वो कर। डेलीगेशन जो है वो भी कुछ खास स्पेसिफिक काम है जो डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन 32 में डेलीगेशन की जो पावर है, यहाँ भी कुछ काम है डेलीगेट फेसलेस के भी हो सकते हैं। उनके फेसलेस में अगर आपने फिजिकल इंस्पेक्शन करनी, अब फेसलेस वाला तो नहीं जाएगा ना वहाँ, या सर्च करनी है किसी प्रेमिसेस की, वो तो नहीं जाएगा। जाएगा तो फिर नजर आ जाएगा, फेसलेस का पर्पस रिफीज हो जाएगा। इसलिए वो काम फिर यहाँ पावर दिल्ली पहले हमने पढ़ा है, उन्होंने वो पावर फिर जो सेल टैक्स दूसरी अथॉरिटी है उनको दे दी जाएगी, और जो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर इधर का उनको दे दिया, उनसे करवा लेगा। ऐसे चले ओथ पे कोई स्टेटमेंट लेनी, अब ओथ पे ये तो नहीं सामने आएगा, अभी आएगा साहब पे लिख के दे मैं स्टेटमेंट लेता हूँ। इसलिए वो फिर वो सिस्टम जो है उसके लिए फिर वो डेलीगेशन आ गई। इसके लिए फिर ये आगे, बोर्ड में कंस्टिट्यूट वन और मोर सच कमेटी एंड असाइन देम द केस क्लास, और अब सारों के लिए नहीं, वो असाइन करेगा ये वाले है इनको क्लासेस के लिए, ईच एंड एवरी नहीं होगा, सिर्फ ये वाले जो बोर्ड ने स्पेसिफाई करने हैं। कमेटी असाइन देम केस, हर कमेटी क्लास और क्लास डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू और द हाई कोर्ट एज द केस में। ठीक है। जो हाई कोर्ट में जाना है वो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जाना है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो अपील में हो या रेफरेंस में हो, जो जाना है वो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। इसके लिए पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन किनका ये करना है। द कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर एज नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। तो ये रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा, और एनी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हु शैल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट दोनों में उसका होगा। उसके बाद एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन 15 years of experience टैक्स एंड कमर्शियल लिटिगेशन बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द पैनल नोटिफाइड बाय बोर्ड। पैनल बोर्ड का होगा, उनमें से वो नोटिफाई। ऐसे मार्केट में से किसी को नहीं करेंगे, पहले पैनल होगा बोर्ड का, उसमें से उसको। ए सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ हैबिया, तो सर्विंग एग्जिस्टिंग सर्विंग हो या कोई रिटायर हो और ग्रेड उसका जो 20 से अबाव हो, वो इस ये कंपोजिशन ऑफ एडवोकेट हैं, जजेस हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं अबाव 20 ग्रेड, रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। प्रोवाइड दैट द कमेटी मे co-opt a chartered accountant as non-voting member wherever required। तो किसी चार्ट अकाउंटेंट को ऑप्ट कर सकते हैं कि वो भी अपनी ओपिनियन उसमें दे दे, लेकिन वो इसमें डिसीजन में उसकी वोटिंग नहीं होगी। 3 मेंबर होंगे हाँ? कमेटी, हाँ, तीन एक होगा। हाँ, वो कैसे करेंगे? कमेटियां बहुत हैं, कमेटियां 1000 भी बना सकते, तो हर कमेटी को अलग अलग कह देगी, एक कमेटी नहीं। वो तो क्या लिखा ऊपर है, बोर्ड शैल, कितनी कमेटी, वन और मोर सच कमेटी एंड असाइन देम केस एज क्लासेस, 50-100 बना ले कमेटी, जितनी चाहिए, जितने केस है उसके मुताबिक बना ले। 10-10 केस हर कमेटी को दे दे, वो ओके करे और आगे भी बस। द पावर फंक्शन एंड प्रोसीजर, अब पावर फंक्शन कैसे उसने वर्क करना है, कितनी देर में करना है, ये फिर आगे। पावर फंक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ कमेटी अलॉन्ग विद
remuneration of his member shall be governed as prescribed, रूल बनाए जाएंगे। और रिकमेंडेशन ऑफ द शैल बी बाइंडिंग अपॉन द कमीशन एंड लेटर हैव ए जुडिक्शन ओवर द केस, उस पे फिर वो बाइंडिंग होगी। नॉट विद एनी इंसिडेंट एंड ओवरराइडिंग नॉन अब्सेंट क्लॉज है इन एनी लॉ फॉर द टाइम बी इन्फोर्स, नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसेस शैल बी lying against the member of the committee and the commission liable to have a jurisdiction over the case in relation to the decision made and तो वो उनके खिलाफ के प्रोसिक्यूशन जैसी कोई चीज जो है सूट जो डिसीजन होगा वो चैलेंजेबल नहीं होगा। The committee consideration shall exercise by function with effect from the date of its constitution as notified by board। अब डेट भी बोर्ड हो सकता है साल पूरा करे ही ना, तो ये सारा इनफेक्टिव रहेगा। जिस दिन बोर्ड ने नोटिफाई करना है वो डेट से ऑनवर्ड है, ला से नहीं है, जब से ला है नोटिफिकेशन होगी। आगे की तरह ये इम्पोर्टेंट है, ये 8 लिमिटेशन वाला, तो वो टाइम बार तो नहीं हो जाएगा, वो उतना पीरियड जो है उसमें से एक्सक्लूड होगा। Not whether any contained in this act or any limitation act 1908 for the purpose of whether the matter referred to in subsection 1 has been filed within time or the period from the date from which the time began to run to the date on which the committee gave its approval, which period shall in each case be certified by the chairman shall stand excluded। वो पीरियड कब से लेके कब तक वो पीरियड सर्टिफाइड किया जाएगा और एक्सक्लूड होगा, लिमिटेशन के लिए वो काउंट नहीं होगा, तो उससे ऑनवर्ड होगा। Provided that in case where time has already begun, पहले already begun स्टार्ट हो गया, तो उस सिचुएशन when this come into force period as aforesaid shall commence from the date of Finance Act 2006, तभी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से हुआ come into force, उससे स्टार्ट हो गया, वो पीरियड कम होगा, उससे लेके जिस दिन अप्रूवल हुई है वो सारा पीरियड जो है उस एक्सक्लूड होगा, फिर लिमिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल आइटम जो है वो रिटेल, जिसको कहते हैं हम MRP, मार्केट रिटेल प्राइस पे, जो उसमें फिक्स होती हैं और प्रेस्क्राइब होती हैं ओवर द प्रोडक्ट, पैकेट पे, कंटेनर पे, उस पर बिकती हैं। इसके लिए सेक्शन 3 का पहले, इसमें तकरीबन पहले 55 आइटम है, अब 20 आइटम इसमें और ऐड किए गए। तो इसको हम पहले सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 जो है वो देख लेते हैं, फिर रिटेल प्राइस देख लेते हैं, और फिर इन आइटम को आइटम वाइज देख लेंगे कौन कौन से आइटम जो है ऐड किए। टू का है नॉट, ये भी ओवरराइडिंग नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, इस पे नॉर्मल 1 वाला जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है। Taxable supply and import of goods specified in third schedule shall be charged to tax at the rate of 18% of the retail price, or in case of such supply or import are also specified in 8th schedule at the rate specified therein and retail price thereof, along with the amount of sale tax shall be, ये important है, legibly, prominently, indelibly printed, imposed by the manufacturer or the imported in case of imported good on each article, packet, container, package, cover or label as the case may be, provided that the federal government may subject to such conditions as it may impose by notification in the official declare that the tax on the goods specified in third schedule shall be collected and paid at such a higher rate on retail price there as may be specified in the said notification, provided further the board may by notification the official exclude any taxable supply import from the third schedule or include any taxable supply on the import there। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो थर्ड शेड्यूल आइटम होते हैं ये 3 प्रिंसिपल है वैट के। नंबर 1 है ये ओरिजिनल प्रिंसिपल, जब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है तो उसी वक्त ही उसकी आखिरी प्राइस दे दी जाती है और वही टैक्स दे देता है। दरमियान सब्सिक्वेंट जितने भी बायर्स हैं, वो ट्रेडर है, होलसेलर है, रिटेलर है या वो एजेंट है, वो कोई भी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि ओरिजिनल जब चीज मैन्युफैक्चर हुई उसी वक्त उसकी फाइनल प्राइस, रिटेल प्राइस जो है उसमें प्रिंट कर दी गई है, उसमें प्राइस भी है, टैक्स भी है, सब टोटल प्राइस भी है। वहाँ उस वक्त जो वो मैन्युफैक्चरर सप्लायर है वही कलेक्ट कर लेगा, जिसको बेचेगा और टैक्स देगा। आगे वाले सारे वही इनपुट आउटपुट करते जाएंगे एंड तक और दोबारा टैक्स नहीं होगा। यूजुअली तरीकेकार इसमें ये होता है कि मार्जिन बेस प्राइस टैक्स इसने दे दिया,
अगले वाले प्राइस वही रखते हैं, उसमें जितना मार्जिन होता है मार्जिन को शेयर कर लेते हैं। जो प्राइस मार्जिन को 100 रुपए टैक्स अल्टीमेट 100 रुपए है, उसमें 18 रुपए लग गए, 118 होगी। तो पेमेंट में समझे ये 90 की है या 70 की है, वो डिफरेंस आपस में मार्जिन पेमेंट कम ज्यादा करते हैं, टैक्स पूरा एक ही दफा पे हो जाता है। बाकी वो अगलों का इनपुट भी उतना आउटपुट भी उतना, चेन में उसी तरह ही चलता है। सही है। जो अगर हम इम्पोर्टेड कमर्शियल इम्पोर्टर है, वो भी अपनी प्रोडक्ट सेल करता है किसी को बी टू सी यानी कि वो कंज्यूमर को देता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को देता है। तो उसके अंदर जो है वो एक तो अगर वो फर्दर टैक्स पे करके आया हुआ है, उसमें उसके ऊपर इम्पोर्ट फीस पे फर्दर टैक्स पे दिया हुआ है, तो वो फिर 100% उसको मिलेगा ना, मतलब एडजस्टमेंट जो है किसको? इम्पोर्टर को। नहीं, इम्पोर्टर ने तो जो भी दिया है वहां, अगर फर्दर टैक्स तो वैसे नहीं होता, उसकी एडजस्टमेंट नहीं। आगे सेक्शन आपका 8 है, उसमें उसको फर्दर टैक्स नहीं मिलता, या कोई एक्स्ट्रा टैक्स फर्दर है उसको डिसअलाउ करते हैं, वो मिलता नहीं है। अनलेस सेंट्रल सेक्शन 8 में कोई चीज या 7 में लिखी हो कि ये चीज नहीं मिलनी, फिर नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो इम्पोर्टेड ट्रीट होता है। ठीक है, अगर उसमें ये फर्दर टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स लिखा हुआ है, 7 सेक्शन को आप पढ़ ले, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा। या 8 में लिखा होगा कि ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर नहीं मिलेंगी। अगर वहां नहीं लिखी तो फिर ये फर्दर भी मिलेगा। एक थोड़ा सा ना वो क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी चाहिए कि जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल डालते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन हाँ, है हाँ। नहीं है, वो हम जब भी उसके जो सीएनए से ही लिखना मैंडेटरी है या ये सेक्शन, ये चीजें ना 8 में और रीड विद 73 में लिखी हुई है। 8 और 7? हाँ हाँ, उसमें लिखा हुआ है। पहले आया था कि 50,000 के कितनी बिल देना है, सी देना है। अब उसको रीड आउट करके 73 में भी लिख दिया है कि हर रजिस्टर को देंगे, तो उसका प्रोपोर्शनेट टैक्स आपको क्लेम करेंगे या डिसअलाउ करेंगे। 8 और 7 हाँ जी जी, उसका सब सेक्शन है, उसको हम उसमें देख लेंगे। ये बेटा, अब वोटर ने, इम्पोर्टर ये स्पेसिफाइड गुड्स में अगर आप इम्पोर्ट करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो जो इम्पोर्टर है अपने सप्लायर को कह देता है कि इस पे जो अल्टीमेट रिटेल प्राइस है वो उस पे प्रिंट कर दे, तो उस अकॉर्डिंगली फिर प्रिंट करके जब पोर्ट स्टेज पे ही दे आता है वो, तो आगे फिर फॉरवर्ड उसको उसी पे ही चलता है। तो अगले वाले ने इनपुट आउट उसी चल रहा है और गवर्नमेंट को उसने वही दे रहा है। आगे जितने भी बायर है उन्होंने, इसी तरह मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग वो प्राइस लेके आगे से कलेक्ट करके जमा करा दी, आगे फिर उन्होंने उतना इनपुट उतना ही आउटपुट आनवर्ड चल रहा है। तो इसकी रिटेल प्राइस की डेफिनेशन भी है, वो भी आप सेक्शन 2 का साइज देख लेंगे तो उसमें है, वो भी इससे रिलेटेड। इसकी फिर पेनल्टी भी अगर आप प्रिंट नहीं करते या नहीं करते तो काटेंगे। रिटेल प्राइस means a price fixed by the manufacturer or imported in case imported inclusive of all duties, charges and taxes other than sales tax at which particular brand or variety of any article is sold to general body of consumer, or if more than one price so fixed, the same brand or variety the higher of the such price, provided that board may through general order specify zone area for the purpose of the highest retail price for any brand or variety of the good. Provided further that the reduction in price are uncovered killing charges or any other civil charges in case of aquatic water, beverage or mineral water of fruit shall not be more than 5% of the price. बस खत्म हो गया। Inclusive of safeguard duty and all taxes other than income tax on which income tax actually sold to the general body of. Provided also that where board deem it approved necessary, it may by notification the officer fix the real price of goods specified in 32. Provided further also that in case of border specified in 32, the retail price shall not be less than 130% of the value determined under section 25 of Custom Act, इंक्लूडिंग अमाउंट कस्टम ड्यूटी एंड फेडरल ड्यूटी लेवल। तो बोर्ड के लिए भी वैल्यूएशन किस तरह डिटरमिन करनी है वो उन्होंने कर दी कि इससे कम ना हो। क्लियर जी। तो अब हम आ जाते हैं कि कौन से आइटम जो है वो ऐड किए। अच्छा, मैं बता रहा था कि 3 सिस्टम होते हैं, तो 3 प्रिंसिपल्स हैं वैट चार्ज करने के। एक ओरिजिनल प्रिंसिपल, जब प्रोड्यूस की है तो उसी वक्त ही फाइनल रिटेल प्राइस दे दें और उस पर टैक्स रेट ले लें। एक होता है कि चेन प्रिंसिपल, जो जिसको वैट को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला,
लिया और फिर एडजस्ट किया और आगे, क्योंकि जो जितने भी ये रजिस्टर पर्सन है दे आर ऑल जो गवर्नमेंट के स्टेट कलेक्टिंग एजेंट है, वो पीछे दे के आते हैं, आगे से लेते हैं और डिफरेंशियल जो है जितना डिफरेंस होता है स्टेट को देते हैं, खुद उन पे कोई बर्डन नहीं, बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर टैक्स है, कंज्यूमर पे बढ़ता है, ये सारे इंटरमीडिएट होते हैं। तो चेन प्रिंसिपल में इनपुट आउटपुट का सिस्टम एंड तक चलेगा, वो दरमियान में शुरू में फिक्स प्राइस नहीं होगी, फाइनल शुरू में टैक्स नहीं होगा, इनपुट आउटपुट चलते चलते अल्टीमेटली कंज्यूमर पास होगा। एक होता है कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल दरमियान में जहाँ इंपोर्टर पे या आपका मैन्युफैक्चरर पे या डीलर पे या किसी पे भी ना लगाए, अल्टीमेटली जहाँ रिटेल पे टैक्स लगा दे, रिटेल को कहेंगे 15% वो ले ले, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर से वो 15% लेके गवर्नमेंट को दे दे। बेहतर कुछ चीजों में ऐसे ही बेहतर भी, कुछ हमारी स्कीम में कोई फिक्स टैक्स भी है, वो लेकिन वो जो उनकी चेन प्रिंसिपल दुनिया में बैठा है ना कि मॉनिटरिंग करना कि हर सेक्टर की कितनी प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये जो इंटरनेट टैक्सेस होते हैं कुछ एक्सप्लिसिट होते हैं कुछ इम्प्लिसिट होते हैं। एक्सप्लिसिट ये सेल टैक्स जो है एनालाइज करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हर स्टेज पे कितना कितना टैक्स हुआ, तो प्रोटेक्शन की वैल्यूएशन भी होती है। इम्प्लिसिट वो होते हैं जिसमें टैक्स की या ड्यूटी की अमाउंट का नहीं पता, या कस्टम ड्यूटी वो लगी और आपने उसकी कास्ट में डाल दी, फेडरल ड्यूटी है वो भी आपने कास्ट में डाल दी, उसका पता नहीं चलता कि कास्ट जो आप चीज ले रहे हैं उसमें फेडरल ड्यूटी दी हुई है, कितना कंपोनेंट है, कितनी है, ठीक है, 15 10 है, वो प्रोडक्शन बेस होती है कि पर के जी है, ये वो आपको इसमें आपको जाहिर होती, देने वाले को पता है कि मैं इतना भाई ये कंज्यूमर हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ, इसमें इतना सेल टैक्स दे रहा हूँ, उसमें वो इम्प्लिसिट होते ही एक्सप्लिसिट होता है। तो अब तो हमारे और भी स्कीम है, इसमें फिक्स टैक्स रजीम भी है, जैसे ब्रिक्स है 10th शेड्यूल में रहा, तो उसमें अब ब्रिक्स पे वो लगता है, इस तरह डिफरेंट रेट भी है। तो इसमें थर्ड शेड्यूल में बेसिक कंडीशन इसमें ये है कि रिटेल प्राइस बेस है, ये रिटेल ये किस्म की डेस्टिनेशन ओरिजिनल प्रिंसिपल है और अल्टीमेट प्राइस ओरिजिनल पे फिक्स होकर टैक्स दे दिया जाएगा। तो इसमें पहले आइटम जो है 55 आइटम पहले है, और ये सेक्टर आइटम जो है पहले भी कुछ ऐड किए थे उन्होंने निकाल दिए थे, अब दोबारा उन्होंने ये तकरीबन 20 आइटम है जो कि इंपोर्ट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसर या इंपोर्टर की ड्यूटी होगी के पैकेट पे वो उसका टैक्स अमाउंट और वो उसकी रिटेल प्राइस वो मेंशन करे, और वही आगे जिसको बेची उसे कलेक्ट कर जमा करा दे, आगे फिर एंड तक कोई नहीं करेगा तो उसके फिर पेनल्टी शल्टी। रिटेल प्राइस कैसे डिटरमिन करनी है, इंपोर्ट की कैसे करनी है, वो हमने रिटेल प्राइस की डेफिनेशन पढ़ ली है, उसके मुताबिक चल रही है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 27 का। तो अब आइटम देख ले, वेजिटेबल एनिमल फैट एंड ऑयल सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, शुगर कन्फेक्शनरी सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, pasta whether cooked or not cooked with wheat of other prepared uh, soggy one needle less like दूधी, ये डिफरेंट आइटम है। ये नेक्स्ट आ जाए, ये कौन सा है, सॉसेज कैचअप वगैरह है। अगला कौन सा है, फर्मेंटेड बेवरेज है सोल्ड इन रिटेल पैकिंग है, पेट्रोलियम जिलीज है, ये वाले हैं। उसने प्लेट्स रोल्स फिल्म फॉयल टेप एटसेट्रा है, फिर टेबल वेयर है, किचन वेयर है, प्लास्टिक फर्नीचर एटसेट्रा है। उसके बाद ट्रंक्स है, सूट केसेस है, वैनिटी केसेस है, एग्जेक्टिव केस है एटसेट्रा। ये ज्वेलरी बॉक्स है जो 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 प्रोडक्ट ये उसके बाद फुटवेयर है ऑल टाइप, एक्सेप्ट वेयर मैन्युफैक्चरिंग थ्रू सेल प्रोडक्ट थ्रू डिजिटली इंटीग्रेटेड है, पीआई सिस्टम है जो है वो इसमें से निकाल दिए। बाथरूम एक्सेसरीज है, बाथरूम आइटम्स है, अगे बाथरूम एटसेट्रा। और कौन सा, क्रॉकरी है, क्रॉकरी आइटम है सोल्ड इन रिटेल पैकिंग। अगे कार आइटम एंड एक्सेसरी सोल्ड इन रिटेल पैकिंग। मिल्क है, फैट मिल्क है एटसेट्रा, प्रिपरेशन है, प्री यूज आर हेयर सोल्ड इन रिटेल पैकिंग है, प्री शेविंग आफ्टर आफ्टर शेव एटसेट्रा वो है नहीं, टॉयलेट की चीजें हैं। नेक्स्ट कौन सा, जैम्स फ्रूट जेलीज है, और हाउस होल्ड यूटेंसिल्स है इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम एटसेट्रा, सिरामिक प्रोडक्ट है, टैलेंट है इंक्लूडिंग वाश ये वो, और सिरामिक प्रोडक्ट है इंक्लूडिंग वाश बेसिन्स, कोमोडो टाइल्स एटसेट्रा, लाइट सब। तो ये आइटम है जो इसमें ऐड किए गए। तो पहले ये जनरल में थे, हर स्टेप पे लगता था, अब इसमें लगेंगे। Where government will notify that state tax is charged levied and paid at the rate higher than 18%, the same rate shall continue to be charged levied paid after their including under the third schedule। अगर किसी पे 18 से ज्यादा रेट है फिर वही रेट चले। चलो नेक्स्ट, इन
सिक्स शेड्यूल डील करता है एग्जाम्पशन से। तो एग्जाम्पशन के लिए सेक्शन आपका जो है 13 है, ओवरराइडिंग है कि जो थर्ड शेड्यूल में सिक्स शेड्यूल में जो आइटम हो गया एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड देयरइन। और दूसरा टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन में देखें तो वहाँ भी एक्सक्लूडेड है। और दूसरा चार्जिंग सेक्शन 3 में देखें तो एग्जाम्प्ट चीज़ें वहाँ से भी एक्सक्लूड है। इट मीन्स एक होल लॉ जो है वो एग्जाम्प्ट चीज़ों पे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये 13 देख लें, नॉट विद ओवर राइडिंग क्लास है तो इसमें थ्री इसमें लगता ही नहीं, समझे ना, 3 लगता है ना, टैक्सेबल डेफिनेशन में नहीं है तो होल लॉ ही नहीं अप्लीकेबल। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पशन। इसमें केस लॉ भी है कि वंस इट गोज आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सेल टैक्स तो इसमें फिर कोई टैक्स नहीं, वंस एग्जाम्प्ट इट गोज आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द सेल टैक्स। सिक्स रूल में इन टेबल 1 इन कॉलम 1 आफ्टर ये वाली बीट और राइस ब्राउन जो है ये इसको एग्जाम्पशन कर दी गई है। 32 एंट्री जो है ये इसमें न्यूज प्रिंट बुक्स है इसको एग्जाम्पशन कर दी गई। इसमें जो है व्हीकल शिकल है को गाड़ियों का है वो 26 को 27 कर दी गई। उसके बाद एक साल आगे बढ़ा दिए। ये एयरक्राफ्ट की काफ़ी चीज़ें पार्ट शार्ट ये वो इसको लीज चीज़ पे लिया उसको एग्जाम्पशन दी गई। और क्या आफ्टर सीरीज 81 फॉलोइंग इंपोर्ट लीज एयरक्राफ्ट की है मोस्ट वाली। ये कैप्टिव है फीमेल सेंट्री है इंपोर्ट टैंकर शैंकर है इनको कुछ एग्जाम्पशन दी। ये इंपोर्ट ऑफ बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है फेडरल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल उनको उन्होंने दी। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट अपग्रेडेशन एग्जिस्टिंग रिफाइनरी की चीजें हैं मशीनरी उनको एग्जाम्पशन दी। shipyard, imported machinery, equipment, raw material, component, other capital goods by Karachi shipyard or engineering works limited। इन्होंने ये करेंगी तो उनको एग्जाम्पल। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बट अभी हमने एफईडी भी करना है। 8 शेड्यूल जो रिड्यूस रेट आइटम है उधर सेक्शन 3(2) का बी था तो उसके अंदर वो है ये कुछ इसमें ये गाड़ियां शाड़ियों की थी वो 26 की 27 कर दी गई। और 80 में ये ईवी ट्रांसपोर्ट बसेज एटसेट्रा सीट्स मोर देन इनका रेट जो है 1% कर दिया। आगे इन 9th शेड्यूल 9th under the liability procedure and condition the following new shall be an individual liable to pay imported mobile device through इसमें इंस्टॉलमेंट उनका इंस्टॉलमेंट में पे कर लें आप मोबाइल 9th शेड्यूल है मोबाइल की इम्पोर्ट पे या अदरवाइज सेल पे। तो individual liable to pay imported mobile phone device through device identification registration and blocking system of पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो बाहर से इम्पोर्ट करते होगा जी आपका ब्लॉक हो गया तो इसके वो फीस दें जो टू बी अलाउड टू पे वो उसको इंस्टॉलमेंट में दे दिए। पे टैक्स इंस्टॉलमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बोर्ड उसके रूल बनाएगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ऑल इंस्टॉलमेंट शैल बी पेड बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच इंपोर्ट इज प्लेस। इस साल में इंपोर्ट जुलाई है, जुलाई में 30 जून से पहले किस्तें करनी है तो आपने पे करनी और खत्म है। एंड यू लायबल टू पे इंपोर्ट। अच्छा ठीक है। 11th शेड्यूल विद होल्डिंग का शेड्यूल है। इसमें एक दो एंट्री और डाली है अगेंस्ट वर्ल्ड कंपनी। ये 4 वाला आइटम जो है वहाँ पहले कंपनी थी अब होल्डिंग एजेंट में यूरोपियन यूनियन को भी डाल दिया गया। उसके बाद आफ्टर वन फॉलोइंग न्यू ये एंट्री और ये विद होल्डिंग जो रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन टॉल मैन्युफैक्चरिंग तो वो भी अब विद होल्डिंग एजेंट होंगे। और जिसका अनरजिस्टर को बेचेंगे तो उसका विद होल्ड करेंगे 4 टाइम ऑफ द टैक्स चार्ज ऑन कन्वर्जन चार्जेस। जितना कन्वर्जन चार्ज पे टैक्स होगा उसका 4 टाइम ये एडवांस टैक्स लेंगे उसमें विद होल्डिंग टैक्स लेंगे। द 12th शेड्यूल ऑफ हेडिंग प्रोसीजर ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है सेक्शन 7A है जो इम्पोर्ट स्टेट में इम्पोर्ट करते हैं तो आपको 3% वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। और अगर सेम स्टेट में बेचें आप आगे तो 3% देना होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है इन हाउस रॉ मटेरियल बना रहा है तो उस पर नहीं लगता। अगर वो इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है अगर वो रॉ मटेरियल बना लेता है कुछ इन हाउस इस्तेमाल करता है कुछ वैसे बेच देता है जो वैसे बेचेगा उस पहले नहीं ला था अब उनके कहा उसको 3% दे के 60 कुछ और भी एडिशनल डिफॉल्ट चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इन क्लास दी सब ए कॉलम शैल बी एडेड एंड देयर आफ्टर फॉर्म शैल बी एडेड। तो पहला है एग्जाम्प्ट वाला इन हाउस जो यूज करता है उसके लिए 3% वैल्यू एडेड नहीं देना पड़ेगा उसमें ये प्रोविजन एक डाल दी।
provided that benefit shall apart from any other liability that may incur under that penalty surety लगती है वो अलग है, he shall be liable to pay 3% value addition tax on the import on ad valorem basis along with defaulter in case the imported goods are supplied in the same state whether in the same packaging, repacking or in bulk. तो उसी तरह अगर आप बेचते हैं कमर्शियल तरीके में लेके हाउसिंग के लिए तो आपको फिर 3% देना पड़ेगा या कोई और लाइबिलिटी लगा के तो वो देनी पड़ेगी और साथ में 5,000 आफ्टर सबसेक्शन द फॉलोइंग 6 शैल बी द रेट ऑफ मिनिमम ये वैल्यू ये एडिशन जिसमें 3% जनरल है तो ये कोल वालों पे 1% लगा है. रेट ऑफ मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स शैल बी 1% इन केस ऑफ पोर्ट ऑफ कोल subject to the condition as that such import coal is exclusive and directly supplied to the independent power producer. पावर प्लांट जितने उनको मिलकर जो उनको सप्लाई करना है फिर कोल करना है फिर 1% अदरवाइज अमेंडमेंट. चलो एफईडी एफईडी ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि मोस्टली अमेंडमेंट जो हमने सेल टैक्स में देखी है फेसलेस जुडिक्शन, फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस सेंटर एल्गोरिथम, सेटलमेंट कमीशन, इंडिपेंडेंट सारे ऑलमोस्ट सेम ही है. कुछ बारो कर लेंगे इधर से बाकी उसी तरह बारी बारी हम देख रहे हैं. ये एल्गोरिथम सेटलमेंट कमीशन जो वही जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया 47A में जो इसके मीनिंग है वही वाले. ठीक है. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एडवाइसिंग सिस्टम वहां भी ऐसे ही था तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मीन सच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज मे बी प्रेसाइज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर इशुएंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सेल टैक्स बाय इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. नेशनल सेंटर उधर भी हम पढ़ के हैं वहाँ 32 का था तो ये वही 32C का ही उन्होंने इधर भी रेफरेंस दे दिया कि जो उधर डिफाइन किया हुआ है वही वाला है. क्लियर. उसके बाद प्रोडक्शन मॉनिटरिंग means any system technology used for the purpose of monitoring system and sale of goods whether in real time otherwise including such system as may be recognized by the board from. ये भी अगर उसी को रेफर दे देते ठीक था लेकिन वही इधर रिप्रोड्यूस कर दिए. नेक्स्ट इन सेक्शन 3 आफ्टर सबसेक्शन फॉलोइंग न्यू सेक्शन शैल बी सर्व. ये चार्जिंग सेक्शन है तो इसमें उन्होंने कुछ ड्यूटीज लगाई हैं. नॉट विद साइन एनी सेक्शन देयर शैल बी लेविड एट कलेक्टिव फैसला इन एडिशन टू ड्यूटी बोथ वन ऑन सच गुड टेबल. एक नया टेबल डाला उसमें जो ड्यूटी लगती है इन एडिशन टू ये वाली स्पेशल ड्यूटी भी स्पेशल एक्साइज ड्यूटी उन आइटम पे लगेगी. चलो आफ्टर सबसेक्शन फॉलोइंग न्यू सेक्शन नेशनल फेसलेस सेंटर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल टैक्स नॉट विद एनी कंटेंट द ऑर्डर असेसमेंट. जो ऑर्डर असेसमेंट के वहां प्रोविजन है सेल टैक्स में फेसलेस वाले अभी आए नए तो वो ऑर्डर असेसमेंट में भी कंडक्टेड ऑन द फेसलेस बेसिस बाय द नेशनल फेसलेस सेंटर. तो क्योंकि फेसलेस है वही डिफाइन किया है जो उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर और फेसलेस वाली वही इधर बार होगी. आगे the provisional sale tax is not relating to establishing assignment of jurisdiction, conduct of audit, assessment and appeal shall apply उसी तरह. Notwithstanding any contains the board may establish digitally operated algorithm settlement commission for settlement proceeding at any stage before an order of is passed or provision relating to algorithm settlement mechanism in sale tax shall apply. वो उसी तरह वही जो हमने सारा डिस्कस किया वही होगा. Section 18 the following person register underwriter shall issue a each transaction and invoice include and advance वाली भी हमने वहाँ डिस्कस bearing variable unit FER mass number at the time of clearing of sale of goods include chargeable duty at the rate of 0% or providing our addresses containing the following particular in Urdu or English. वहाँ सेक्शन 23 था तो यहाँ उन्होंने कहा ये चीजें होंगी. एड्रेस ऑफ द सेलर होगा ये होगा नीचे डेट ऑफ इनवाइस होगी क्वांटिटी एक्सक्लूसिव ये वो जैसे उधर आपका इनवाइस की है 23 the board may notify person who may be allowed to issue an advance receipt advice under जो वहाँ चेंज हुई है 23 में वही वाली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली. नीचे provided that the condition of very unique invoice number shall be applicable for the time notified by the board. वहाँ भी सेक्शन 19 जो है यहाँ पेनल्टी का है तो पेनल्टी जैसे वहाँ 33 है वही रूल रेगुलेशन चलाएंगे इसमें कोई चेंज है. वहाँ जहाँ कहीं पहले फेडरल एक्साइज ऑफिसर था ऑफिसर ऑफ इनलैंड क्योंकि वही अथॉरिटी वहाँ जो है वो 29 या कौन सा सेक्शन है उसमें ऑफिसर हर जगह सबसे द फॉलोइंग ए पर्सन हु डेलिबरेटली और विद द अप्रूवल ऑफ ऑफिसर directly otherwise destroy damage erase or otherwise manipulate data stored in or used in connection with the computer equipment or system used for electronic monitoring protection manufacturing sale clearing stock as required under the rule reference including any production monitoring system video analytic system or otherwise use a computer for the purpose or effect
to which is to reduce, avoid, evade tax liability to the to duty of society which would otherwise have been imposed under this act, or to defeat any provision of this act or rule made thereon, shall be guilty of offence and shall be liable fine which may extend to 75,000 rupee or 10 times of the duty involved, whichever is higher, and punishment with a imprisonment which may extend to 5 years or more. ठीक है, वो अवॉइड करेगा, ये सिस्टम मिस यूज करेगा तो ये पेनल्टी लगी। इन सेक्शन 26 फॉर फॉलोइंग शैल बी ये सिगरेट कॉन्फिस्केशन काउंटरफीटेड जो जाली अनब्रांडेड आप करते हैं उसके ऊपर द काउंटरफीटेड सिगरेट बेवरेज which has been manufactured unlawfully and other or other dutiable goods on which duty has not been paid in the manner as required under the act or rule made for such good without affixing or affixing counterfeited stamp बार कोड वही होता स्टिकर लेबल कोड है उसमें 43 था इधर 45 है of the goods and which are required to be monitored through protection system under the act and rule made there but are manufactured, produced, removed, otherwise dealt with without such monitoring in the prescribed manner shall be liable to seize along with conveyance which has been used for movement। अभी हमने पढ़ा है जो उधर 40C में वही वाला सेम उसी का अंडर सेक्शन फॉलोइंग वही कन्फिडेंस सिगरेट एक्सेट्रा ये रिमूव अदरवाइज डेल्ट मॉनिटरिंग shall be liable to confiscation 43 में अभी हम पढ़ के shall be destroyed in the manner under section 19 में जो मैंने दी उस तरह है इन सेक्शन 13 सेक्शन वर्ड फेडरल ये वो एडिटोरियल अमेंडमेंट है जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड है 38 इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कमीशन कमेटी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो उसी तरह वो सेम ही है, वही मेंबर वही उसी तरह लिमिटेशन भी उसी तरह 43 वर्ड चेंज हो जाएगा, ये भी ऑफिसर होगा। 40 मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉन अदर सब्जेक्टिव कंडीशन रिस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन specify any person, classes of person, any goods or classes of goods, services in respect of which monitoring or tracking, product sale, clearing, stock or other related activity may be implemented through electronic or other means as may be prescribed. Abuser from the date as may be prescribed by the law, no excise goods shall be removed, sold by the manufacturer or the person without affixing stamp pad। ये भी 43 में हम पढ़ के वही वाला such stamp boards वो जो ban shall be acquired by the resident from the वो जो licensee था नीचे from the integrated licensee appointed by the board। 46 40 ऑर्डर वाले हैं तो यार 1 2 3 तो फॉलोइंग शैल जैसे उधर 25 हमने पढ़ा है उसी तरह कमिश्नर will be authorized by the board commissioner after giving advance notice in writing conduct audit of the record and document of the person in case commissioner has information तो उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। नीचे आ जाए उसी तरह फिर वो ऑर्डर रिपोर्ट आफ्टर कम्प्लीशन ऑर्डर रिपोर्ट कन्वर्ट करेगा, उसे एक्सप्रेशन लेगा, उसके बाद रिपोर्ट करेगा। ऑर्डर रिपोर्ट के बाद वीडियो लिंक से भी काम किया जा सकता है अगर वो समझे कि इसकी असेसमेंट करनी है तो इसका भी सेक्शन 14 है उसके जैसे वहाँ सेक्शन आपका ई असेसमेंट या वो वाले हैं 11E या वो वाला तो यहाँ उसका 14 है उसमें उसके असेसमेंट का ड्यूटी छूटी हुई है। इन फॉलोइंग प्रोवाइड ये उसी तरह जहाँ 11 है सेक्शन 25 का कि आप बिफोर ऑर्डर का नोटिस होता है या शो का नोटिस से पहले अगर आप टैक्स देना चाहें तो आप टैक्स दे सकते हैं। उसके साथ पहले में डिफॉल्टर चार्ज है, स्टेप वाइज कंसेशन है कि पहले सिर्फ डिफॉल्टर चार्ज दे दे, दूसरे में जो पेनल्टी है उसका 25% दे दे, फिर 50% दे दे, एंड में देना है पहले था 100% तो अब उन्होंने उसको 50% कर दिया। कल भी हमने उधर भी वही सिचुएशन। तो अगर ऑडिटर कोई कम्प्लेक्सिटी अकाउंट में वो ऑडिटर चार्ट अकाउंटेंट से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से आप उसका ऑर्डर करा सकते हैं और रिपोर्ट भी ले सकते हैं, क्वेश्चन भी दे सकते हैं। कल भी हमने वही पढ़ा। अब फर्स्ट रूल है ये ड्यूटी है कि किन चीज़ों पे ड्यूटी के रेट बढ़ाए। तो 44 की जगह 10 सब्सिट्यूट किया ये कम की खोल ले 7 एक है गाड़ियों शाड़ियों में है। हाँ शेड्यूल खोल ले फर्स्ट शेड्यूल थोड़ी सी आइटम है बस खत्म। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 पार्ट 1 जो है इसके 3 पार्ट है।
पार्ट वन है एक्साइजेबल गुड्स जिन पे ड्यूटी लगती है। दूसरा ए अब नया है, गाड़ी छोड़ी के देख लेते हैं किसका। और बी इसका जो पार्ट टू है टेबल, वो सर्विसेज का है। उसका शेड्यूल बी जो है, शेड्यूल टू है जो है, वो इन सेल टैक्स मोड में जो चीजें हैं उनके लिए है। पहले खत्म थी, इस दफा 3-4 और आ थी। इसमें शेड्यूल 3 है, वो एग्जाम्प्ट कंडीशनल एग्जाम्प्ट का शेड्यूल है। इसी तरह हम देख लेंगे इसमें कौन सी एडिशन होगी। इसका 7 आइटम है। हाँ, इसको उन्होंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, पहले कितना था इसमें? पहले ₹44,000 पर केजी था, तो अब कम कर दिए हैं। हाँ, 10 कर दिए ना, 44 पहले था तो अब 10 कम कर दिए इसमें। ठीक, आगे क्या है? ये 8 में से क्या है? वहां पहले वैल्यू बेस थी, अब केजी बेस कर दी। पहले क्या थी? हैं? ये थे पहले ₹10,000 पर की 865% परसेंट भी थी ना साथ, रिटेल प्राइस विच एवर हाई, दोनों में जो हाई थे। अब उन्होंने केजी बेस कर दी थी। यूजली जो एक्साइज है प्रोडक्शन बेस क्वांटिटी बेस होती है, बहुत रेयर होता है जहाँ वैल्यू बेस हो। ठीक, अगले नेक्स्ट 55C, वही वाला वो इलेक्ट्रा गाड़ियों शाड़ियों का है, उसका मैन्युफैक्चरिंग है, बायर है, इंपोर्टर है, वो बढ़ा दिया, 1 साल बढ़ा दिए जैसे उधर में बढ़ाया। ये सीरियल नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की ये ड्यूटी स्लैब दे दी कि 5% इस तक है, इस वैल्यू तक की है US डॉलर की तो 0 है, इस वैल्यू तक है तो 20% है, और एक्सीडिंग US 110,000 ज्यादा है तो 40%। 59 is the word excluding mineral adverse expression, accelerated hydrogen etc. Formulated hydrogen and sugar are both exceeding 5g100 shall be substitute। उसमें ये वाला सब्सिट्यूट है। सीरियल नंबर 6 ये लुब्रिकेंट आयल शैल है, इसमें 5% लग दी नहीं। ये वाले नहीं, CC4 में ये पेट्रोलियम ऑफ नाफ्टा है, वो वाइट स्प्रेड है, इन पे ड्यूटी छूटी जाए 80 पर लीटर, 80 पर लीटर और 80 पर। ये कोड छोड़ है इसके अंदर। आगे डिस्क्रिप्शन दी, गुड्स में से सोल्ड इन एग्जाम्प्ट इन सेल टैक्स। आगे ये इंपॉर्टेंट है सिगरेटों के लिए, मेरा हमेशा होती है। तो फॉलोइंग टेबल 1 फॉर द restriction to the following shall substitute. Restriction to brand variant at different price point. No manufacturer or importer of cigarette can introduce or sell a new variant of existing brand at a price lower than the lowest actual price of the existing brand. For the purpose of this restriction, the current minimum price of existing brand means the lowest price of the existing brand on the day announcement of budget of the current financial year. उस दिन जो सिगरेट हो गए उस ब्रांड की कीमत से उसे कम पे नहीं बेची जा सकती। For the purpose of this restriction, brand variant mean any cigarette brand with identical name, trademark, design, pattern or any unique distinction mark associated with the existing brand। उसके सिमिलर भी हो, पैरेलल भी हो, उसकी जो भी प्राइस है उसे कम दे। आ गया फॉर द पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर टेबल 1, ये एक नया टेबल 1A है जिसपे एडिशनल आइटम गाड़ियों का ही है। तो इसमें नीचे ट्रांसपोर्ट का इस पे 80% 86% ड्यूटी है। ये सिलेंडर कैपेसिटी पे है 92 की, ये गाड़ियों ड्यूटी लगी। थर्ड शुरू टेबल 2 इन कॉलम 1, ये टेबल 2 जो है सर्विसेज का, तो इन सर्विसेज पे ये ड्यूटी छुट्टी लगी। तो क्लब बिजनेस फर्स्ट क्लास एयर टिकट इशू ऑन आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ 15,000 रुपीज। ये आटा प्रूफ जो है टैरिफ कॉन्फ्रेंस है 25,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। ये मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका एक्सेट्रा। तो ये है सेकंड शेड्यूल। पहले सेकंड शेड्यूल खाली है, अब सेल मोड में जो चीजें होंगी वो ये वाली है। सेल टैक्स मोड में सेक्शन 7 के तहत गवर्नमेंट इम्पोर्टेड एंड एक्टिव प्रोड्यूस पेट्रोलियम टॉप और वाइट सेपरेट मिनरल एक्सेट्रा सॉल्वेंट है। उसके बाद थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल कंडीशनल एग्जम्पशन है FED में, उसमें कोई आइटम ऐड किया गया।
इंपोर्ट ऑफ बुलेट प्रूफ, उधर सेल टैक्स में भी एग्जम्पशन दी थी, सेल टैक्स में भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फेडरल गवर्नमेंट की अभी हमने पढ़ी थी, सिमिलर एफईडी में भी उसको हमने दी है, फेडरल गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, वो सारी अप्रूव्ड बाई द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अब हमारे कंप्लीट हो गए सेल टैक्स और एफईडी, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा या टाइम होगा उसमें हम इनकम टैक्स करेंगे, और फिर उसके बाद कस्टम और बाकी जो बाकी 3-4 जो और अमेंडमेंट एंड द एक्ट या ऑर्डिनेंस वो देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंटेशन। रिस्पेक्टेड व्यूज, जैसा आपने देखा हमने 2 पार्ट में इनडायरेक्ट टैक्स के 2 सेक्शन, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के सेक्शन 4 और 6 को हमने थारोली पढ़ा। उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें ओमिट हुई, कौन सी सब्सिट्यूट हुई और कौन सी इंसर्ट हुई, वो हमने डिटेल में देखा। अब ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 में को स्किप किया है तो हमने उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसमें देख लें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।